आपको हनुमान कहा जाता था कांग्रेस पार्टी के। मैंने सोचा कटने से पहले बच भी जाना है और काटने वालों को सबक सिखा देना चाहिए। वो पैसे जरूर भेजते थे, लेकिन यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी दो परिवारों के बीच में। मैं ईश्वर की शपथ लेकर के कह सकता हूँ, काम के बदले मैंने कभी जीवन में अपेक्षा नहीं की। लोग ये तो कहते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह का शायद कुछ निजी है, कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना देके पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस तरह हिट किया है, ना प्रियंका गांधी का व्यक्तिगत कुछ बचा है और ना दिनेश सिंह का कुछ बचा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह का व्यवहार मंच से किया है, वैसा हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति का कोई भाई बहन नहीं कर सकता है। पता है दिनेश जी, मैं जानना चाह रही हूँ ऐसा क्या किया। मेरी नजर में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे आपत्तिजनक माना जाए दो भाई बहन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक बात है, मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। आदित्य सिंह पर हमला कहा गया कि दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से हुआ। मैं इस वजह से नहीं लड़ता हूँ कि अखिलेश सिंह की बेटी है और अखिलेश सिंह हमारे विरोधी थे। कभी कांग्रेस में वापसी संभव है? मेरे जीवन में नहीं। हमारे देश का गृह मंत्री पिछले 20 साल में कभी विदेश गया? राहुल गांधी हर 3 महीने में और प्रियंका गांधी हर महीने विदेश जाती हैं। आप मुझे बताइए। वो तो ओपनली कहती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्यों नहीं मिलने जाएंगी। वो अभी कह भी रही थी कि मेरी जासूसी से बेहतर है कि सरकार काम करे। आपको बीजेपी में ही क्यों जाना पड़ा, जिस पार्टी को आप सांप्रदायिक बताते थे, समाज को धर्म के आधार पर बांटने वाली बताते थे, आप अटैकिंग रहते थे आरएसएस पर भी। मैं बीजेपी के खिलाफ बोला हूँगा, इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता। आपने अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया। राकेश सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, पूजा पाल, मनोज पांडे, इन सब की स्क्रिप्ट जो है वो दिनेश प्रताप सिंह जी के घर पंचवटी में लिखी गई। फिर एक मीटिंग होती है। क्या मैं आप कुछ सिखाना चाहूँ तो आप अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? अखिलेश यादव को लेकर आप बहुत नाराज है, उनसे कैसी नाराजगी है आपकी? मैं कहता हूँ पिछड़ा दलित आदिवासी क्यों? क्या हर पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स जो है टिकट डिक्लेयर कास्ट के आधार पर नहीं करती? चुनाव जीतने के लिए संभव है ऐसा किया जाए। ऐसा समाज चाहिए जिसमें मुसलमानों को टिकट नहीं देनी है ना। अच्छा, आपने 80-20 तो सुना होगा ना, वो इसी यूपी से गया, उसकी क्या जरूरत थी फिर? अगर कोई 20% की बात करेंगे तो 80% की बात आएगी। योगी जी के बुलडोजर के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ धर्म देख के जाता है। जो भी अपराधी था तो उस पर कार्रवाई हुई है। अमित शाह जी से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है, जो योगी गुजर आपसे नाराज है। शीर्ष नेतृत्व के प्रति आस्था निष्ठा होनी ही चाहिए, मेरी भी। और ये चर्चा इस वजह से हुई, पिछले दिनों आपके परिवार के यहाँ एक रेड हुई थी। ये अनुचित था, अनुचित है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह और योगी आदित्यनाथ जी में एक बड़ा कंपटीशन है ठाकुरों का बड़ा नेता बनने का? मैंने ठाकुर नेता बनने का ख्वाब नहीं है मेरे मन में। राहुल गांधी बेहतर है या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी बेहतर है लीडर या प्रियंका गांधी? मेरे लिए लीडर दोनों बेहतर नहीं है। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। फिल्मों के शौकीन है? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो अभिषेक बच्चन की कोई पिक्चर आई, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा कि भाई चलो सबको पिक्चर देखना, अभिषेक बच्चन की पहली पिक्चर आ रही है। अच्छा, रिफ्यूजी आई। अच्छा, रिफ्यूजी, हाँ मुझे याद नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद जीनत। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनकी धमक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली तक सुनी जाती है। जब वो बोलते हैं तो उसके मतलब होते हैं, क्योंकि वो सीधा चैलेंज करते हैं गांधी परिवार को। रायबरेली का हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है दिनेश प्रताप सिंह, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। जो विभाग वो संभाल रहे हैं, उद्यान विभाग है, कृषि विपणन विभाग है, कृषि विदेश व्यापार विभाग उनके पास है और कृषि निर्यात विभाग। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा हूँ, क्योंकि बहुत चिंता हुई थी लोगों को कि क्या हो गया था अचानक से। इतने कहते हैं हष्ट पुष्ट एकदम लंबे ऊंचे नेताजी कैसे बीमार हो सकते हैं? नहीं, बीमार तो कोई हो सकता है, ये तो शरीर है, चलता फिरता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है। कहीं सर्दी हुई, कहीं जुकाम हुआ, कहीं ऐसे ही क्लॉटिंग हो गई या कोई चीज़ हो जाता है पूरे शरीर में और वो ठीक हो गया था। कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो मेरे बीमार होने पर चिंतित हुए, भगवान से दुआएं की कि मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं, जिसमें आप भी हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। नहीं, हमने पढ़ा था कि जल्द ही ठीक होकर राजनीति के मैदान में वापस सक्रिय होऊंगा। जब दिनेश जी का जिक्र होता है तो सबसे पहले जहन में आते हैं रायबरेली, और रायबरेली यानी कि गांधी परिवार का जिक्र हो जाता है। मैं चाहती हूँ हम शुरू भी वहीं से करें अपनी बातचीत को। आज आप भले ही बीजेपी में हैं, लेकिन एक दौर था जब आपको कहा जाता था कि आप हनुमान थे कांग्रेस पार्टी के, स्पेशली यूपी में, रायबरेली में।
ये शिफ्ट कैसे आया एकदम से? देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता जिस दल में काम करता है उस दल के नेता को अपना माँ बाप मान करके सेवा करता है, मेहनत करता है, श्रम करता है। और राजनीतिक नेतृत्व के मन में कार्यकर्ता के प्रति पुत्रवत भाव हो, ये हर कार्यकर्ता महसूस करना चाहता है। लेकिन जब माँ बाप मानने वाले कार्यकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि अब ये हमको जीने नहीं देगी, तो माँ बाप भी क्यों ना हो बगावत कर सकते हैं। मैंने खूब मेहनत परिश्रम करके गांधी परिवार का सपोर्ट किया, समर्थन किया हर जगह, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कार्यकर्ता बड़ा बन जाए। तो जिस माँ बाप को अपने बच्चे को बड़ा होना देखना भी उचित नहीं महसूस होता, मैंने समझता कि वो नेतृत्व तो किसी को दे सकता है। ऐसा ही गांधी परिवार ने मेरे साथ किया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि यह इसके अंदर क्षमता बहुत है, योग्यता बहुत है और ये एक दिन बड़ा नेता बन जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे काटना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा कटने से पहले बच भी जाना है और काटने वालों को सबक सिखा देना चाहिए। ऐसा ही मैंने किया। 2004 आपने जो बात कही, जो एलिगेशन आपने लगाया बहुत गंभीर है। आपने एसपी से एमएलसी ट्राई किया, हार गए थे समाजवादी पार्टी से। 2007 आपने बीएसपी से ट्राई किया, आप हार गए। लेकिन 2010 कांग्रेस पार्टी से आप बने, 2016 कांग्रेस पार्टी से बने। और मैं आपके बारे में, पूरी फैमिली के बारे में पढ़ रही थी कि परिवार को स्थापित करने में भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आप जो भाई हैं, आपकी जो फैमिली पंचवटी, और आपके फादर साहब पुराने कभी किसी डेजिग्नेशन पे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने दिन रात काम किया और एक धमक उनकी रही। तो आपको क्या 2 बार एमएलसी बनने के बाद, एक लंबा 10-15 साल बिताने के बाद एहसास हुआ कि मुझे कम समझा जा रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये तो जीवन में जब कोई आदमी कुछ करता है, उससे अनुभव लेता है, तभी तो महसूस होता है। हमें क्या पता था पहले कि कांग्रेस ऐसी है, मुझे क्या पता था कि भाजपा ऐसी है। हमने कांग्रेस में जब प्रवेश किया, वैसे में कांग्रेस हमने ज्वाइन नहीं किया। एक चुनाव सदस्य विधान परिषद का आया लोकल बॉडी से, तो 2 प्रत्याशी रायबरेली में थे। उनका मैं दूसरे का नाम नहीं लेना चाहता। वो कांग्रेस उनको लड़ाना चाहती थी और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, चूंकि सत्ता में थी और जानते थे कि लोकल बॉडी का चुनाव सत्ता का होता है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस प्रत्याशी विहीन हो गई। और मैं उनके सामने निर्दलीय लड़ना चाहता था, क्योंकि हमारी फॉलोइंग ऐसी थी। हमको एहसास था कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा तो भी मैं जीत के आऊंगा। ये बात कांग्रेस को भी पता चली, तो कांग्रेस ने हमको प्रयास किया कि हमारे सिंबल से एमएलसी का चुनाव लड़ जाएं। तो कांग्रेस के प्रयास करने के कारण मैंने उनको सिंबल लिया। मैंने प्रयास नहीं किया कि कांग्रेस हमको टिकट दे दे, दोनों में अंतर है। कांग्रेस ने हमको ज्वाइन कराया है, हम कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं गए थे जब भी हमने ज्वाइन किया। कुछ और इंसिडेंट जो आप शेयर करें, क्योंकि पता है ये कहा गया दिनेश जी कि प्रियंका गांधी जब आती थी रायबरेली, या कभी गांधी परिवार से कोई आया, राहुल गांधी आए या सोनिया गांधी आई, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाता था, आपके परिवार से बात होती थी, कई बड़े फैसलों में आपको शामिल रखा गया। तो एकदम से तलखियाँ नहीं आती। कुछ और बड़े एपिसोड्स अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, मैं इतना जरूर मानता हूं कि मैं राहुल गांधी के बारे में बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन प्रियंका गांधी के मन में बहुत ही राजनीतिक द्वेष की भावना के साथ वो काम करती हैं। और उनके मन में ये भाव पैदा हुए। मैंने अपने भाई को विधानसभा का टिकट मांगा कि आप हरिचंदपुर से उसको टिकट दे दीजिए। मैं उस समय एमएलसी था, एक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष था। उन्होंने कहा कि मैं आपके भाई को तब टिकट दूंगी जब आप अपने एमएलसी पद का इस्तीफा दे दो और एक ही घर में भाई विधायक रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, और आपकी खाली हुई सीट पर आपको ही जिता करके मुझे देना पड़ेगा, ये कमिटमेंट कराओ। और उन्होंने मुझसे ये लिखा करके मेरे भाई को टिकट दिया। पहले हमसे इस्तीफा ले लिया, लेकिन वो मेरे इस्तीफा लेने के बाद प्रियंका गांधी स्वयं सक्षम नहीं थी कि वो लोकल बॉडी का चुनाव मेरे रिक्त होने के उपरांत वो
जिता सकती थी, इस वजह से उन्होंने वो इस्तीफा हमारा सबमिट नहीं किया। तो उस समय हमको लग गया कि प्रियंका गांधी मुझे बढ़ने नहीं देना चाहती हैं। अगर मेरे अंदर क्षमता थी कि मैं कांग्रेस को ताकत दे सकता हूं और खुद भी सम्मान पा सकता हूं, और फिर उनके मन में ऐसे भाव आ जाए कि ये बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा, और इसके कारण मुझे काटा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मेरा भाई था, उसके खिलाफ प्रियंका गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव खुद प्रोसीड कराया, हमको पीछे करने का प्रयास किया, हमें कमजोर करने का प्रयास किया। तो जब भी कोई नेतृत्व तो ऐसा अपने कार्यकर्ता के साथ करने का प्रयास करेगा, तो हर कार्यकर्ता को चाहिए मेरे जैसा काम करना कि अगर कोई मारना चाहता है तो मरने से पहले आपको कुछ करना चाहिए। और मैंने कहा मरना मैं उचित नहीं समझता हूं, लड़ जाना उचित है। मैं लड़ गया कांग्रेस से, और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस को ये घमंड है कि मैंने दिनेश सिंह को एमएलसी बनाया है, तो मैं कहता हूं उसके बाद से आज तक कांग्रेस कभी रायबरेली में एमएलसी बना नहीं पाई, ना उसके पहले ना उसके बाद में। जब तक दिनेश सिंह थे तब तक कांग्रेस का एमएलसी सत्ता की सरकारों को हरा करके विधान परिषद का सदस्य मैं कांग्रेस का बनता था। बसपा की सरकार को भी हरा के बना, सपा की सरकार को भी हरा के उत्तर प्रदेश में अकेला कांग्रेस का एमएलसी बनता था। उसके बाद से आज तक कांग्रेस ना एमएलसी बना पाई, ना जिला पंचायत अध्यक्ष बना पाई। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी उनका ना एमएलसी है, ना एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष है। जो मेरे श्रम, मेरी मेहनत के कारण कांग्रेस को मिलता था, अब वो कहते हैं कि मैंने दिनेश सिंह को बना दिया, तो उनको गलतफहमी हो सकती। मुझे कोई गलतफहमी नहीं। मुझे गर्व है अपने रायबरेली जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों का, जो दलीय सीमाओं को लांघ करके जब भी लोकल बॉडी का चुनाव होता है, सारे जाति पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, और पड़े वोट का 95% वोट पा करके मैं एमएलसी हूं। बहुत ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें सभी दलों के लोग रहते हैं, लेकिन उन ब्लॉकों में 100 में 100 वोट हमको मिले हैं। अगर कोई कांग्रेस का प्रधान रहा होगा तो उसने भी दिनेश सिंह को दिया, सपा का प्रधान रहा होगा तो उसने भी दिनेश सिंह को दिया, बसपा का प्रधान रहा होगा तो उसने भी दिनेश सिंह को दिया। ऐसी फॉलोइंग कम लोगों की होगी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने रायबरेली जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों का, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, और मैं भी उनकी सेवा के लिए हर घड़ी तैयार रहता हूं, मेहनत परिश्रम करने के लिए। जिस तरह की लोकप्रियता इस समय हम देखते हैं, माना जाता है कि गोरखपुर में बहुत काम हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ से आते हैं। अखिलेश यादव या यादव परिवार की बात होती है, बोला जाता है कि सैफ ही बहुत चमक गया। रायबरेली के बारे में इस तरह की बात नहीं होती। वहाँ पे आज भी खड्डों की बात होती है, डेवलपमेंट की कमी की बात होती है, रोज़गार को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं, कुछ प्लांट्स को लेकर भी बात होती है। क्या बड़े कारण रहे? क्योंकि आप लंबे समय तक आपकी पूरी पॉलिटिक्स वहाँ से है, तो और यह सवाल आपसे भी पूछा जाएगा 2019 से पहले तक, जब तक आप उसका हिस्सा थे। रायबरेली क्यों नहीं अपनी अलग पहचान बना पाया गांधी परिवार के सिवा? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे यहाँ था। सत्ता के बड़े बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोगों ने रायबरेली को कमजोर बनाए रखने की नीति के आधार पर काम किया। हमारे जनपद में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ा हमारा जिला है, लेकिन ये सच्चाई है कि ऐसे ऐसे भवन बनाए गए जिनसे हमारे रायबरेली के लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ, और उन भवनों को दिखा करके रायबरेली का वोट लिया जाता रहा। लेकिन सक्षम हमारे यहाँ रायबरेली की जनता अथवा रायबरेली के नागरिक अथवा रायबरेली के नौजवानों को कोई ऐसा दिशा देने का काम नहीं किया, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ाने का काम नहीं किया गया। अब जैसे आप मान लो कि राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट हमारे स्थापित हुआ, आप पता लगा लो कि एक भी स्नातक हमारे यहाँ रायबरेली का राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से बिना सैकड़ों एकड़ जमीन हमारे रायबरेली के लेकर के उसमें राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बनाया गया। ऐसे इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी की स्थापना कराई गई। 5 पायलट भी हमारे रायबरेली के नहीं बने 35 सालों में, और इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी और एविएशन यूनिवर्सिटी तक उसको बना दिया। लेकिन रायबरेली का कोई एक भी नौजवान पायलट, सीपीएल, पीपीएल, कोई उपलब्धि उसकी नहीं है। तो गांधी परिवार रायबरेली के लोगों को ऐसे काम करता था जिससे वो सक्षम ना होने पाए और कमजोर बने रहें। एक टाइम था हमारा रायबरेली जिला इकोनॉमिक पोजीशन में लगभग 250
के आसपास 250वें नंबर पर था हमारा रायबरेली जा। ये मोदी जी के आने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति हमारे रायबरेली की बढ़ी है। नहीं तो हमारा एक जो कमज़ोर लोगों को बढ़ाने की योजना संचालित होती थी, उस योजना से हमारा जिला आच्छादित था। जितने देश में सबसे कमज़ोर जिला होते थे 279 उस समय हमारे पूरे देश में कमज़ोर जिले थे, जिन जिलों को अलग से सहायता दी जाती थी उसमें रायबरेली भी हुआ करता था। जिस जनपद से प्रधानमंत्री दिए हों वो जिला देश में सबसे कमज़ोर जिला हो, इस पर मुझे जरूर दुख होता था कि इतना बड़ा नेतृत्व कांग्रेस का और रायबरेली इतनी कमजोर क्यों है। ये सब भाव मन को कुरेदते रहे, इसलिए से मैंने कांग्रेस। लेकिन दिनेश जी ये भी आरोप लगते हैं, आप अच्छे से बता पाएंगे कि गांधी परिवार या जो भी सांसद होते थे, चाहे सोनिया जी हो, राहुल गांधी हो, या उससे पहले इंदिरा जी का जिक्र होता है, फिरोज गांधी जी पहली बार जीतते हैं, वो पैसे ज़रूर भेजते थे, लेकिन यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी दो परिवारों के बीच में। एक अखिलेश सिंह का परिवार आता है, एक दिनेश प्रताप सिंह का परिवार, और ठेके पट्टों से लेके अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज होती थी। और इस वर्चस्व की लड़ाई में रायबरेली पीछे रह गया। जो भी फंड वहाँ से आया वो खर्च नहीं हो पाया सही समय से। इसको आप अच्छे से बता पाएंगे? देखिए, ये तो स्वयं कांग्रेस के नेता के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं राजीव गांधी जी कुर्सी पर बैठ के, पीएम की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने बयान दिया था देश की जनता के नाम पर कि अगर मैं 100 रुपए दिल्ली से गांव के लोगों को भेजता हूं तो 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और सिर्फ 15% लोगों को लाभ पहुंच पाता है, उन तक पहुंच पाता है। और मुझे गर्व है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ठोक कर कहते हैं कि अगर मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं तो 100 का 100 आज की तारीख में गरीब कमजोर लोगों के घर तक पहुंचता है। तो ये आज की और तब की राजनीति में अंतर है। लेकिन आपने जो दूसरा सवाल किया, जब अखिलेश सिंह जी राजनीति में थे तब मैं राजनीति में नहीं था। और हाँ, मैंने ठेकेदारी बहुत थोड़े वक्त के लिए की जरूर है, काम किया है सड़कों के निर्माण गांव में, लेकिन छोटे छोटे तबके की तब राजनीति होती थी। आरएस में कंकड़ की सड़क बनाना है, छोटे मोटे खड़ंजे लगाना, इस लेवल की उसके बाद राजनीति में आ गया। मैंने अपनी ठेकेदारी छोड़ दी। मैंने कभी राजनीतिक होने के बाद अथवा राजनीतिक व्यक्ति के रूप में स्थापित होने के बाद मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, और ना ही हमारे बहुत सारे लोग रायबरेली के ठेकों को बेच करके राजनीति करते रहे। लेकिन मैं ईश्वर की शपथ लेकर के कह सकता हूं कि रायबरेली के काम के बदले मैंने किसी ठेकेदार से कोई कभी जीवन में अपेक्षा नहीं की कि कोई ठेकेदार मेरे घर में आए, आज तक नहीं की। और मैं समझता हूं जीवन में कभी ऐसी आवश्यकता भगवान हमको ना दे कि मैं किसी ठेकेदार से रायबरेली के विकास को कमजोर करने के बदले हम कुछ लाभ लें, ऐसी कल्पना ना कभी की है और ना कभी करेंगे। अच्छा, पार्टी छोड़ी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आपके आए, जब हम किसी स्पेसिफिक पार्टी में रहते हैं और इमोशनल कनेक्शन भी होता है, तो चाहे वो सुपर्णखा वाला हो या सबसे अनुशासनहीन कह देना या संस्कार विहीन कह देना, क्या इतनी तलखियों के बाद छोड़ना चाहिए था पार्टी को? ये एक मेरा सवाल आपसे। देखिए, आप समझ सकते हो, हमसे बहुत बड़ा में समुद्र और बूंद की समानता कांग्रेस परिवार और पंचवटी परिवार के बीच में होगी। उन्होंने 40 साल इस देश पे राज किया, घर में 4-4 प्रधानमंत्री उनके हुए हैं, सुपर प्राइम मिनिस्टर तक। सोनिया गांधी को लोग सुपर प्राइम मिनिस्टर कहते थे। लेकिन जो उनके विचारों और हमारे विचारों की तुलना की जाएगी तो निसंदेह महसूस होगा कि उनका क्या स्तर है। इतनी ऊंचाइयों पर जाकर के भी हमने अपनी बेटी की शादी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे से तय की, और श्रीमती प्रियंका गांधी ने फोन करके अपने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि वो हमारा दुश्मन है, उसके घर में आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई राजनीति की शीर्ष पर पहुंच करके ऐसे विचार रखता हो तो मैं नहीं समझता फिर वो किसी दशा में हमको राजनीतिक स्वीकार हैं। उन्होंने तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस तरह हिट किया है, तो इस वजह से मेरे मन में कोई भाव राजनीतिक भर नहीं रह गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी राहुल गांधी की तरफ से हमको ऐसी शिकायत नहीं हुई कि जो हम उनसे चुनाव लड़े हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कभी हमको हिट नहीं किया किसी रूप में भी। लेकिन प्रियंका गांधी ने कभी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब व्यक्तिगत भी उन्होंने हिट ना किया हो।
तो मैं देखता हूं कि भारतीय संस्कार संस्कृति में बेटी का महत्व बहुत बड़ा होता है। वो चाहे प्रियंका गांधी की बेटी हो और चाहे दिनेश सिंह की बेटी हो, चाहे नेता की बेटी हो, चाहे कार्यकर्ता की बेटी हो, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे हमारे भारत में भारतीय संस्कार संस्कृति में विहीन ही हो जाएगी कि वो संस्कार विहीन व्यक्ति ही हो सकता है जो किसी की बेटी की शादी के बारे में ऐसी बात कहे। बहुत सारे लोग हर दलों में होते हैं। हम भी हमारे एक समधी बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। दलीय आधार ये नहीं होता कि शादी ब्याह रिश्तों का कोई मतलब होता है। बहुत सारे लोगों की आइडियोलॉजी स्वीकार है, लेकिन रिश्ते अपने बच्चों के जहां औचित्य पाते हैं वहां करते हैं। ये अब देखिए, ये वाली बात पब्लिक डोमेन में नहीं है कि प्रियंका गांधी ने इस तरह से भी, क्योंकि लोग ये तो कहते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह का शायद कुछ निजी है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना देके पर्सनल स्टेटमेंट देते हैं, पर्सनल हिट करते हैं। और लेकिन मुझे प्रियंका गांधी को मुझे एक चीज बताइए, एक पॉलिटिकल आदमी का पर्सनल क्या होता है? जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो कोई ऐसी पर्सनल बात नहीं है जो हम अपने एफिडेविट में दाखिल नहीं करते हैं। और समाज में अगर हम जीते हैं तो हमारा कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब कुछ पॉलिटिकल होता है। एक भी कदम अगर घर से निकालते हैं तो वो समाज उसको देखता है और उससे आकलन करता है। हम जब भी घर से निकलें ये महसूस करें कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन करके पूरे देश में घूमते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। हम अभी टी शर्ट पहने थे और जैसे पता चला कि मुझे कैमरे पे आना है, मैंने कुर्ता पैजामा तुरंत निकाला और पहन करके आपके बीच में आया। ऐसा नहीं है कि समाज में जो कुछ चाहो पहन लो, जो कुछ चाहो कह लो, आपका पर्सनल है। जहां चाहो बैठ के खा लो, जहां चाहो पी लो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसको हम किसी भी दशा में व्यक्तिगत नहीं मानते हैं। एक आध विषय को छोड़ करके बाकी व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। सारा का सारा हर व्यक्ति का जो सामाजिक जीवन जीता है उसका सार्वजनिक ही होता है। और सार्वजनिक हमको वैधानिक रूप से करना पड़ता है। जब हम एफिडेविट देते हैं तो हमको सब कुछ अपना पर्सनल जो है उसको सार्वजनिक करना ही पड़ता है। तो ये कहना कि हम व्यक्तिगत हैं, प्रियंका गांधी व्यक्तिगत हैं, ना प्रियंका गांधी का व्यक्तिगत कुछ बचा है और ना दिनेश सिंह का कुछ बचा है। अगर सार्वजनिक जीवन में हो तो सब कुछ सार्वजनिक है, ये मान के चलना चाहिए। पर टी शर्ट इशू बनना चाहिए राहुल गांधी का। आप कहते हो नहीं बनना चाहिए, मैं कहता हूं फिर आपने महात्मा गांधी की धोती को क्यों सराहा पूरे देश में? उनकी ड्रेस सेंस को सराहा क्यों कि उन्होंने बहुत सारा बचत करके ऐसा किया? फिर पंडित नेहरू ने उनकी टोपी, उनकी जैकेट की चर्चा क्यों होती है? अगर ड्रेस सेंस का राजनीति में मतलब नहीं तो क्यों ऐसा होता है? क्यों मोदी जैकेट की बात होती है? क्यों ड्रेस सेंस का महत्व नहीं है? ड्रेस सेंस का मतलब शालीनता होती है। 55-60 बरस का कोई व्यक्ति टी शर्ट पहन करके मंच से भाषण दे, शायद ये उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। राहुल गांधी के हिसाब से उचित होगा हम कह नहीं सकते हैं। अगर इसे आप संस्कार की परिधि मानते हो तो ये आपका काम है, मैं नहीं मान सकता। अगर किसी मंच पर भाई बहन बैठे हों तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह का व्यवहार मंच से किया है वैसा हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति का कोई भाई बहन नहीं कर सकता है। अगर आप इसे पर्सनल मानते हो तो आप मानिए, लेकिन मैं इसे भारतीय संस्कार संस्कृति को कलंक के रूप में मानता हूं कि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के साथ मंच पर जिस तरह का आचरण व्यवहार किया, मैं कैमरे के सामने रिपीट नहीं कर सकता हूं, पूरे देश ने देखा है। तो ये संस्कार विहीन लोग हैं ही, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे संस्कार विहीन लोगों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए अगर वो आचरण व्यवहार भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप नहीं करते हैं तो। बट ये बहुत बहुत ही अजीब है, भाई बहन है और क्या उसमें नेगेटिव? अगर भाई बहन का हाथ पकड़ ले, आप उसे हग कर ले, गले लगा ले, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब आप इसे बहुत डिफाइन करोगी। घर में भी होता है ऐसे भाई बहन, और बहन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका भाई होता है या भाई की स्ट्रेंथ उसकी बहन होती है। ये मर्यादा है, इस मर्यादा को लांघना नहीं चाहता हूं कैमरे पर, लेकिन भारत का एक भी नागरिक राहुल गांधी के उस एक्ट को जो उन्होंने अपने बहन के साथ किया है
किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं कंडम करता हूं, मैं तो कभी भी नहीं स्वीकार कर सकता हूं। मैं अपनी बहन को गले लगाता हूं, मैं अपनी बहन का माथा चूमता हूं, मैं अपनी बहन के लिए रोता हूं, मैं अपनी बहन के लिए मर मिटता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने किया वो हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति उसे क्षम्य नहीं है। पता है दिनेश जी, मैं जानना चाह रही हूँ ऐसा क्या किया, और बहुत सारे आप लोगों मत बोलो कैमरे पर। हमने सीरियसली, मतलब या तो हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा, या बाकी लोग जो देख सुन रहे होंगे, ऐसा क्या है आप अब अगर मुझे अपनी, चूंकि मैं भारतीय संस्कार संस्कृति का पुजारी हूं, वैसी बात किसी भाई से के लिए, किसी बहन के लिए मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप खुद उसको जानती हो, हमसे अनावश्यक कहला रही हो। हमको, हम भारतीय संस्कार संस्कृति में कहना भी उचित नहीं है। जिन्होंने किया है वो जाने, हम तो कह भी नहीं सकते हैं। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं नहीं जानती जिस विषय में आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब कैमरे के मेरी बाद नज़र में मैं ऐसा आपसे नहीं कह आया। दूंगा, लेकिन अभी कैमरे पे मुझसे इस बात को ना कहना। मैं जेन्युइनली आपसे बात करी, क्योंकि मेरी नज़र में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे आपत्तिजनक माना जाए दो भाई बहन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक बात है, मैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, उसी से आप समझ जाएंगे कि हाँ ये उचित है या अनुचित है। अच्छा ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आदित्य सिंह पर हमला, ये कहा गया कि दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से हुआ, उनके परिवार की तरफ से, 2019 की घटना है 14 में की। क्या इसकी सच्चाई क्या है सर? आदित्य सिंह को कांग्रेस में लाने वाले का नाम दिनेश सिंह है। प्रियंका गांधी ने हमसे पूछा कि मैं अखिलेश सिंह को पार्टी में नहीं लूंगी, अगर आप सहमत हो तो मैं आदित्य सिंह को पार्टी में ले लूं। उसके बाद उनको कांग्रेस में ज्वाइन किया गया। हाथी पार्क के मैदान में उस ज्वाइनिंग में मैं स्वयं था, जिसमें आदित्य सिंह ने ज्वाइन किया, और मैंने कहा मुझे खुशी है कि आज मेरी बेटी भी कांग्रेस ज्वाइन कर रही है। तो जिस समय उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, उस समय मैं जितना भी रोल अदा करने की स्थिति में था, उतना रोल अदा करके आदित्य सिंह को मैंने कांग्रेस ज्वाइन कराया था। मेरी सहमति से कांग्रेस में आदित्य सिंह की ज्वाइनिंग हुई थी, इतना मैं कह सकता हूं। बाकी मैं, अगर अखिलेश सिंह से मेरी कोई लड़ाई भी रही होगी तो बच्चों से इस वजह से लड़ूं कि अखिलेश सिंह से मेरी लड़ाई है, ये मेरी संस्कृति में नहीं आता, मेरे आचरण में नहीं आता। मैं इस वजह से नहीं लड़ता हूं कि अखिलेश सिंह की बेटी है और अखिलेश सिंह हमारे विरोधी थे। अब उनके आचरण व्यवहार समाज के अनुकूल होंगे तो समाज का जैसा बर्ताव होगा वैसा मेरा भी होगा। हम उनके प्रति एक बार, दो बार, चार बार बेटी के रूप में जबान से कह चुके हैं, इसलिए मैं अदरवाइज उनके बारे में कुछ कहता नहीं हूँ, कभी चर्चा नहीं करता। ये अच्छी बात है, पारिवारिक व्यक्ति हैं आप, ये एक बड़ा कारण होगा। लेकिन गंभीर धाराएं लगी थी, आप जानते भी होंगे इस बारे में, FIR हुई थी, और 307 हत्या का प्रयास, जानलेवा हमला, फिर दंगा भड़काना, इस तरह की गंभीर धाराएं लगी थी। और क्या आरोप लगे थे? दिनेश प्रताप सिंह, उनके भाई अवधेश सिंह और लगभग 16 लोगों के खिलाफ। और ये था कि वो जिला पंचायत सदस्य राकेश अवस्थी की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज होता है। वो वोटिंग करने जा रही थी, जिसमें जाने से उन्हें रोका गया। मैंने भी आपसे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आपके, मैंने भी आपसे कहा ना कि अगर हम बेटी कहें और हमला भी कराएं तो ये तो कोई अपराधी प्रकृति का कोई नीच व्यक्ति कर सकता है, दिनेश सिंह जैसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। मैंने कहा कि मैंने भरे मन से कहा था आज हमारी बेटी के रूप में ज्वाइन कर रही है, उसके बाद से मैंने कभी ऐसा आचरण व्यवहार नहीं किया जो समाज के अनुकूल ना हो। ये FIR स्वयं आदित्य सिंह ने हमारे भाई के खिलाफ लिखाई थी, जो असत्य साबित हुई। आपने कहा आरोप लगे थे, आरोप लगना और आरोप सत्यापित होना दोनों में अंतर है। आरोप लगाने के उपरांत सत्यापित नहीं हुए और उस मुकदमों में सब में FIR लग गई है, वो झूठी FIR थी। तो मैं नहीं समझता कि हमने कभी अपनी तरफ से कोई पहल की। वैसे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अपनी तरफ से मैंने अखिलेश सिंह के खिलाफ भी कभी कुछ नहीं किया है। अखिलेश सिंह कुछ करते थे तो मैं डिफेंड करता था अपने को, लेकिन मैं कभी अखिलेश सिंह को हानि पहुंचाने के लिए मैंने कदम नहीं बढ़ाया। तो अभी रिश्ते नॉर्मल हैं एकदम, क्योंकि आप दोनों अब हम एक पार्टी में, दोनों पार्टी में हैं। तो और मैं मानता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, आपस में मतभेद भी होंगे लेकिन एक पार्टी में रहना है तो हमको एक राय होकर के पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक, कभी कांग्रेस में वापसी संभव है? मेरे जीवन में नहीं, मेरे जीवन में नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मेरे जीवन में नहीं। मैंने एक चीज़ महसूस की, आप राहुल गांधी से नाराज नहीं हैं उतने जितने प्रियंका गांधी से हैं। अगर राहुल मनाने आए तो? नहीं, ये विषय नहीं है। बिल्कुल देखिए, मैं जब पहली बार ज्वाइनिंग के लिए
भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिल्ली बुलाया था। उस समय मैं उनके पास गया, मैंने अनुरोध किया, मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो बातें हुई मैं ऑन कैमरे बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा। और उस दिन मैं चलने लगा, जो भी बातचीत हुई उसके बाद मैंने कहा आज के बाद से आप हमारे नेता, मैं आपका कार्यकर्ता, अब मेरा हित हो या अहित मैं ना आपको छोड़ूंगा और ना आपकी पार्टी को छोड़ूंगा। ये हमारे आदरणीय अमित शाह जी के घर के वचन हैं। तब से आज तक मैं अडिग हूं और जब तक जीवित रहूंगा यही करूंगा जो आपके सम्मुख आज कह रहा हूं, पब्लिकली कह रहा हूं कि हमने अमित शाह जी को वचन दिया है कि मैं आपका कार्यकर्ता हूं, आप हमारे नेता हो। आज के बाद से हमारा आपका यही व्यवहार रहेगा, फायदा हो या नुकसान हो। उसके बाद 4 साल मंत्री नहीं बना तो भी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। बहुत सारे भविष्य में अगर मान लीजिए मेरा संकल्प है कि रायबरेली से कांग्रेस खत्म हो, ऐसे अपरिपक्व, अमर्यादित, संस्कार विहीन लोग रायबरेली पे राज करें जो सही दिशा में रायबरेली के लोगों को नहीं ले जा सकते, तो उनको हटा देना चाहिए। हो सकता है हम ना हटा पाए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी और को खड़ा करे, उनके साथ खड़े होकर के भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं कांग्रेस को यहां से हटाऊं और भारतीय संस्कार संस्कृति को रायबरेली में स्थापित करूं। हमारी पीढ़ियां भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ें, ये मेरा प्रयास होगा। दिशा की बैठक में क्या हुआ था? कल भी आपका एक बहुत बड़ा ट्वीट मैंने देखा है। क्या उस विवाद की ज़रूरत थी? हालांकि बाद में एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर आई थी जिसमें आपके बेटे जो हैं वो हाथ मिलाते हैं। तो 2 चीज़ें आई कि एक तरफ पिता लड़ते हैं, बेटे हाथ मिलाते हैं। ये हो क्या रहा है? पब्लिक डोमेन में कुछ और है और पर्सनल कुछ और है। ये ज़रा आप साफ कर दीजिए। हाँ, एकदम साफ है। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से दलीय आधार पर, नीतियों के आधार पर हमारे मतभेद हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि हम व्यक्तिगत रूप से भी वही आचरण व्यवहार करें जो राजनीति में करते हैं। हम अपने दल के मंच पर से अपने दलीय नीतियों का प्रचार प्रसार और उसके अनुसार निर्वाचन, उसके अनुसार हमारी पार्टी ताकतवर हो, हमारी नीतियों का संवर्धन हो, ये हमारे विचार होते हैं। लेकिन अगर बेटी की शादी होती है तो दूसरी नीतियों के लोग भी हमारी बेटी की शादी में आते हैं, हम उनकी बेटी की शादी में जाते हैं। मैंने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान हमारे 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनके देहांत शादी में मैं गया तो देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, सारे लोग बैठे थे। तो ऐसा व्यवहार अगर हमारे परिवार के लोग करते हैं तो उचित है। हमने भी कल की दिशा की बैठक में जो किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी के माननीय सांसद थे वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सम्मान के साथ उनके साथ बैठ करके रायबरेली के विकास में जो सहयोग मेरी ओर से अपेक्षित था मैंने सहयोग दिया। तो कहीं ऐसा कोई विषय नहीं था दलीय आधार पे। तो जरूर ये मैं कहूँगा, अगर राहुल गांधी ने पोस्टर छपवा के लगाए रायबरेली में चुनाव के दौरान, रायबरेली के राहुल, अगर वो कहते हैं मैं रायबरेली का राहुल हूं, तो फिर रायबरेली के विकास में उनकी भागीदारी क्यों नहीं होती है? क्यों वो दिशा की बैठक में नहीं प्रतिभाग करते हैं? 2 बार इसके पहले भी उन्होंने समय दिया, तिथि दिया, बैरिकेडिंग हो गई, सब कुछ लग गया, एजेंडा चला गया, हम लोगों को सूचना मिल गई, मैं भी रायबरेली पहुंच गया और उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मुझे लगता है, और आज तक राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में रायबरेली के विकास और सम्मान की एक भी बात नहीं उठाई। जैसे रायबरेली उनके लिए बहुत छोटी चीज हो, वो सांसद बना के नेता बना देती है रायबरेली। लेकिन रायबरेली इतनी महत्वहीन है कि रायबरेली के सम्मान और विकास की बात पार्लियामेंट में आज तक कभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने नहीं उठाया, एक भी बात नहीं उठाई। जब सत्ता में आप नहीं होते हो तो भी रायबरेली के लोगों को अथवा अपने संसदीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर सांसद अपने पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, मंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलता है, उनके विकास कराता है। लेकिन राहुल गांधी जी बताइए, अभी रेलवे के एक समस्या का उन्होंने पत्र लिखा डीआरएम को
कितना अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष को, माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखना चाहिए। अगर वो नहीं था, उचित था, तो रेल मंत्री को लिखना चाहिए। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठ करके राहुल गांधी को यह अंदाजा है कि वो किस पद पर बैठे हैं? उनको यह ज्ञान नहीं है कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, उनको यह ज्ञान नहीं कि मैं सांसद हूं, और डीआरएम को पत्र लिखते हैं कि रायबरेली की समस्या का निदान कर दो। अगर रायबरेली के सांसद को रायबरेली की वाकई समस्या का निदान कराना था तो सबसे पहले उनको पार्लियामेंट में सवाल उठाना चाहिए था, और अगर पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठा पा रहे थे तो उनको पत्र आदरणीय रेल मंत्री जी को लिखना चाहिए था या प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना था। जो आदमी सांसद अपने अधिकार ही नहीं समझता, वो रायबरेली के अधिकार क्या दिला पाएगा? खुद ही नहीं समझ पाते कि मेरा क्या अधिकार है, और वो डीआरएम को पत्र लिख देते हैं। तो ये भाव है राहुल गांधी जी अपरिपक्व पॉलिटिशियन है, एक्सीडेंटल पार्टिशियन है, पॉलिटिशियन है, और वो केवल परिवार के होने आनुवांशिक रूप से राजनीतिक हैं। कोई मेहनत और परिश्रम करके, उन्होंने संघर्ष करके, जनता की सेवा करके कोई राजनीति में नहीं आए हैं। परिवार का बैकग्राउंड था, उसके नाते वो नेता बन गए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो आपने देखा होगा कितने किलोमीटर वो पैदल चले, हजारों किलोमीटर, और वो बहुत सफल रही। क्या मिला? ये माना गया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनकी इमेज को। क्या मिला? और हर बड़े इश्यूज पर बात करते हैं। क्या मिला? लोकप्रियता मिली, लोग पसंद मुझे तो नहीं लगता। अगर लोकप्रियता मिली होती तो भारत में सरकार बन जाती। लोकप्रियता बनी होती तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती। पक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष होना तो ठीक बात है, मैं मानता हूं नेता प्रतिपक्ष। अलायंस जो है इंडिया अलायंस, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या मिला? मैं उत्तर प्रदेश का मंत्री हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, उत्तर प्रदेश का मतदाता हूं। मुझे बताओ ना, प्रियंका गांधी आई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ा भारी बैनर लेकर के, वो भी तो उन्होंने संघर्ष किया। कितनी सीटें उनकी बढ़ गई, कितना सरकार बना ली उन्होंने। तो उसी तरह राहुल गांधी भी पैदल चले। लेकिन हमारा भारत भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप सेवा चाहता है। आप अंग्रेज की भांति सेवा करोगे तो भारतीय संस्कार संस्कृति के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे पैदल चल लो और चाहे जहाज से चल लो। चलने से कुछ नहीं होने वाला। आप भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुसार जिए, जैसा भारत की प्रवृत्ति है, तो निसंदेह आपको स्वीकार्य होंगे। लेकिन आप पैदल चल करके, और आप कोशिश करो, क्या कहूँ कैमरे पे, आप काहे का भंडारा करते हो, कौन सी चीज खाते हो, कैसे रहते हो, ये समाज क्या नहीं देखता है? फिर आप कहोगे पर्सनल हो गया है। तो मैं कहता हूं कि भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप अगर राहुल गांधी जी व्यवहार करेंगे तभी वो स्वीकार्य होंगे, अदरवाइज नहीं। पर आपने देखा होगा कि वो किसानों से मिलते हैं, जो जूता बनाते हैं उस समाज से मिलते हैं, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं उस समाज से मिलते हैं। प्रियंका गांधी जो सपेरा समाज है हमारा प्रदेश में, उनसे मिलती हैं। अलग अलग तबके के लोगों से मिले, बातचीत की, बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। पूरे पैन इंडिया जब वो चलते हैं तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं? अभी सिलेंडर का इशू हुआ तो लोगों से कन्वर्सेशन की, वो युवाओं से मिलते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो ये सब आपको लगता है कि ये इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है? अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति श्रद्धा और आस्था हो और मोची की दुकान पे बैठ जाए और अखबार में ना आए, मीडिया में ना आए, तो मैं मानूंगा कि वो श्रद्धा से उस व्यक्ति का दर्द पूछने के लिए बैठा है। और अगर जलेबी इसलिए खाई जाए कि बहुत सुंदर सा कल का सवेरे न्यूज़पेपर में छप जाएगा और पूरी दुनिया में हमको लोग जलेबी खाते हुए देखेंगे, तो इस भाव के साथ की गई सेवा भारतीय संस्कार संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने उस मोची का अपमान किया है, सम्मान नहीं किया है। उन्होंने उसकी गरीबी को पूरी दुनिया में उछाला है। उनकी गरीबी दूर करने का प्रयास कभी किया हो तो बताइए। 40 साल राज करते समय कांग्रेस यही कहती थी कि मैं गरीबी दूर करूंगी, दूर करेंगे। क्या गरीबी कभी दूर हुई? क्या गरीब खत्म हो गए यहां से? तो आज की तारीख में अगर आप कहते हो कि किसी गरीब के साथ बैठ करके मोदी जी के खिलाफ आप चर्चा भी करना चाहते हो, तो पहले अपने गिरेबान पर झांक करके देखो, 40 साल तुमने राज किया, गरीबी क्यों है? आप मोदी जी को क्यों बात करते हो? पहले तो आप 40 वर्ष प्रधानमंत्री थे ना, तो क्यों गरीबी दूर नहीं हो गई? आज आपकी तारीख में गरीब के बगल में बैठ करके आप मजाक उड़ा रहे हो और जलेबी खा करके आप सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हो। क्या करती है प्रियंका गांधी? आप फलस्तीन का बैग लेके पार्लियामेंट प्रियंका गांधी चली गई, तो फलस्तीन का भला करने के लिए हो गई क्या? आप मुझे बताइए,
ये तो खुद को हाईलाइट करने की भूख है। जो अपने परिश्रम, मेहनत, चरित्र, आचरण, व्यवहार की बदौलत नहीं चर्चा में आ रहा है, तो फलस्तीन का बैग टांग लो, जल्दी से मीडिया में आ जाएंगे, पूरा देश उनको देखने लग जाएगा। ये उनकी पीआर टीम का ड्रामा है। इसके अलावा इससे देश का भला होने वाला किसी दशा में नहीं है। देश का भला देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसे रात दिन मेहनत करते हैं। आप मुझे बताइए, हमारे देश का गृह मंत्री पिछले 20 साल में कभी विदेश गया? क्या सपना उनका नहीं हो सकता कि मैं विदेश चला जाऊं? आज तक विदेश नहीं गए। और राहुल गांधी हर 3 महीने में और प्रियंका गांधी हर महीने विदेश जाती हैं। आप मुझे बताइए। तो ओपनली कहती हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्यों नहीं मिलने जाएंगी? वो अभी कह भी रही थी कि मेरी जासूसी से बेहतर है कि सरकार काम कर ले। उन्होंने एक डायरेक्ट कमेंट भी किया था गृह मंत्री पर। ये तो तस्वीरों की जो आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की हर एक्टिविटी मीडिया में आती है। इवन उनकी मदर जब नोटबंदी हुई थी, वो नोटों की लाइन की तस्वीर भी लोगों ने देखी थी। तो कौन ऐसा नेता है जो आज टीवी पर नहीं आता है, जिसकी खबरें नहीं छपती है, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं है? आप मुझे बताइए। टीवी पर आना और टीवी पर आने के लिए एक्ट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूं और टीवी पे आ रहा हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और हम गरीब को, बहुत लोग ऐसा है, अस्पताल गए, एक केला लिया, एक मरीज को दे रहे हैं, ना मरीज की तरफ देख रहे हैं, ना केला की तरफ दे रहे हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं। तो ये किया गया कार्य किसी दशा में पुनीत और पावन नहीं हो सकता है। इसको हम भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप नहीं मानेंगे किसी दशा में। राहुल गांधी जी जो भी काम करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं, इसलिए कि वो अक्षम नेता हैं, अयोग्य नेता हैं, संस्कारविहीन नेता हैं, इसलिए उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए ड्रामा वामा करके कुछ अपना हाईलाइट होना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी अगर टीवी पर आते हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए, राहुल आ रहे हैं तो पिक्चर अपॉर्चुनिटी, सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए आप ये कह रहे हैं। वैसे मैं देखती हूँ कि अब आप ऐसे मुझे बता दो, हाँ, केदारनाथ दोनों गए, ठीक है। अब मुझे बताइए कि दोनों की तस्वीरें पता है मुझे किस किस एंगल में थी, आपको भी बताऊंगी। तो फिर आपको भी बताऊंगी। अब आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी, अच्छा मुझे एक सवाल का आपने जवाब दिया था शुरू में, और आपने एक बात बताई थी कि बेटी का रिश्ता जो है वो तोड़ने की बात कही। फिर क्या हुआ था उस रिश्ते का? वो नहीं हुआ। फिर जिसको कांग्रेस में रहना है वो गांधी परिवार के हिसाब से रिश्ता करेगा, तभी कांग्रेस में रहेगा। मैं क्या कर सकता हूं? ये तो उनका हुआ, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लीव द टॉपिक, आगे आइए, छोड़िए उसको। सीरियसली? मतलब हाँ, नोट दैट सीरियसली। हाँ, अच्छा, कांग्रेस में बहुत सारी समस्याएं हुई। प्रियंका गांधी जो है वो आपको बढ़ने नहीं देना चाहती थी। आप कह रहे राहुल गांधी मैच्योर लीडर नहीं है, पिक्चर अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपको बीजेपी में ही क्यों जाना पड़ा? जिस पार्टी को, पुराने ट्वीट्स मैंने बहुत ढूंढे, आपने बहुत डिलीट भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो मैं ढूंढ पाई, आप सांप्रदायिक बताते थे, समाज को धर्म के आधार पर बांटने वाली बताते थे। उसके अलावा जो उनका वर्क स्टाइल था बीजेपी का, वो आपको पसंद नहीं था। आप अटैकिंग रहते थे आरएसएस पर भी, विचारधारा की हमेशा आलोचना करते थे। ऐसा क्या आपने देख लिया 2019, 18, 19 के बीच में कि आपको लगा कि नहीं, बीजेपी ही बेस्ट है? देखिए, जब तक मैं कांग्रेस में रहा तब तक मैं आरएसएस को तो बिल्कुल समझ नहीं पाया। मैं बीजेपी के खिलाफ बोला हूँगा, इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जिस लेवल की बात करती है, मुझे ऐसा नहीं कि ऐसा कोई साक्ष्य होगा। और तब तकनीक का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था कि मेरे पास ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टा था, ना ऐसे कोई सोशल साइट्स पे हमारे कोई वो आते नहीं थे। कहीं भाषण रहा होगा तो मंच पे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं सोनिया गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ मंचों से भाषण नहीं दिए। उन मंचों पर हो सकता है मैंने कहा हो, लेकिन अगर आप मेरे लिए कहते हो कि आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो मुझे बताओ, भारत में कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? कितने मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस को छोड़ करके, और कितने नेताओं ने छोड़ करके ज्वाइन की? अगर इतने सारे लोगों के ने कांग्रेस में कमी और भारतीय जनता पार्टी में अच्छाइयां पाई तो उन्होंने ज्वाइन किया। तो दिनेश सिंह का भी वही चश्मा है कि अगर इतने सारे लोगों ने कांग्रेस में कमी पाई, भारतीय जनता पार्टी में अच्छाइयां पाई, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आप ऐसे देखोगे, देश के लिए किसके भीतर मन में भाव हैं, अगर आप मानोगे
तो इसमें कोई दो राय नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब भी मंच पर कोई नेता जाए, मोदी जी से लेकर के हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मंचों पर जाते हैं, तो कभी किसी व्यक्ति के जयकारे नहीं लगते हैं, केवल भारत माता की जय लगाते हैं। कभी उन्होंने व्यक्ति को बढ़ाने के लिए नारे नहीं लगाए। लोकसभा में तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, आपने देखा होगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि हम मंच पर, अच्छा चलो ठीक है, मैं मंच पर भी ऐसे हुआ है कई बार। कार्यकर्ता हो सामने सकता है कि एक सेंटिमेंट होता है कि आपको अपना लीडर दिखता है, दैट इज, मैं ये मानती हूँ कि इमोशनल एक फीलिंग होती है, आप थोड़ा सा ना भावनात्मक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, ऐसे नारे हमारी भारतीय जनता पार्टी में कभी लगे हो तो मुझे बताओ। मोदी जी मंच से जनता ने कहा होगा, ये हो सकता है मंच से किसी ने नहीं कहा, माइक से किसी ने भारत माता की जय को छोड़ करके कभी नहीं कहा। मैं आज कहना चाहता हूं, आप देखिए, मैं कांग्रेस का एमएलसी था, मेरे घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जी मोटरसाइकिल से पहुंचे और हमसे मिले और हमसे कहा कि मुझे आपसे 40 रोटियां चाहिए। हमारा एक शिक्षा वर्ग लगा हुआ है, उसमें इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनको हमको रोटी खिलानी है। कल्पना करो, मैं हतप्रभ था, मैं एमएलसी था कांग्रेस का, मैंने सोचा मैं तो और ज्यादा दे सकता हूं, इन्होंने 40 ही मांगी। खैर, मैंने उनका निवेदन स्वीकार किया, सम्मान के साथ चाय पिलाई और विदा किया। उसके बाद अगल बगल के पड़ोसियों से पूछा कि तुम्हारे यहां से भी संघ में रोटी मांगी गई? बोले हाँ भैया मांगी गई। किस किस जात से मांगी गई? सभी जातियों से रोटियां मांगी गई और सभी जातियों के लोगों ने बैठ करके रोटी खाई। सभी जातियों के घर की बनी रोटी सभी जातियों के घर के लोगों ने मिल करके खाया। आप बताइए कैसा समाज आरएसएस बनाना चाहती है और कैसा समाज भाजपा बनाना चाहती है। और आज जैसे श्रीमान अखिलेश यादव जी पीडीए करते हैं, कितने बार डिफिनेशन बनाते हैं, समाज को तोड़ करके समाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है और एक तरफ समाज को जोड़ करके समाज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की फाउंडेशन, आरएसएस की वो नीति है जो किसी भी संघ का कार्यकर्ता अपने सामने सिंह, तिवारी, यादव, कुर्मी, मौर्य, लोधी नहीं लिखता है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है और केवल अपना नाम लिखता है, अपने टाइटल किसी दशा में नहीं लिखता है, अपनी पहचान भारतीय बनाना चाहता है, हर भारतवासी को अपना भारतीय मानता है और बिना किसी जाति उसके भेद के वो भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेहतर है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो डर गए वो बीजेपी में गए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता जो बचे हैं, वो बब्बर शेर हैं। तो अब आप ही बता देंगे कि आप डर गए थे या अमित शाह जी से कोई वो कई बार भी बात होती है कि भाई बहुत कुछ बड़ा ऑफर मिला था, तो वो क्या कन्वर्सेशन था, आप बता सकते हैं? देखिए, इतने बड़े नेता के मध्य हुई बात को मैं सार्वजनिक रूप से कह तो नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात मैंने पहले कहा, बातचीत होने के उपरांत मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने नहीं गया था, मुझे बुलाया गया था और मैं बैठ के उनकी बातों से, उनके निर्देशों से मैं सहमत हुआ और चलते समय इतना कहा कि आज के बाद से आप हमारे नेता, मैं आपका कार्यकर्ता, लाभ हो या हानि हो, ना आपको छोड़ूंगा ना आपकी पार्टी छोड़ूंगा। तब से आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। भारतीय जनता पार्टी में भरोसा है, आदरणीय अमित शाह जी में भरोसा है, मैं वही करूंगा जो मैं कह के आया हूं। तो मैं समझता हूं बाकी और किसी बातों से मेरा लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। कमिटमेंट क्या हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए खुश हूं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। रायबरेली से कांग्रेस को विदा करूंगा एक न एक दिन, ये संकल्प है। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं। तो आप डर के नहीं गए जैसे राहुल गांधी कहते हैं? कैसा डर, सब कोई जानता है, हम डरे कहां होते। डरे होते तो मैं राहुल गांधी से लड़ा हूं, मैं सोनिया गांधी से लड़ा हूं। और राहुल गांधी पहले नेता हैं दिनेश सिंह के सामने लड़ने के कारण। जिस दिन वोट पड़ रहा था, गली गली वोट मांग रहे थे राहुल गांधी। आज तक के इतिहास में जिस दिन वोट पड़ रहा होता है, उस दिन राहुल गांधी कभी उस क्षेत्र में वोट मांगने नहीं गए।
हाँ, हम हारे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी भी जानते थे कि हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हों। और प्रियंका गांधी कुछ भी कह दें, प्रियंका गांधी के घर तक मेरी पहुंच थी। मैं भली भांति जानता हूं, प्रियंका गांधी को 20 बार राहुल गांधी ने कहा रायबरेली से चुनाव लड़ लीजिए। दिनेश सिंह के खौफ के कारण, दिनेश सिंह की लोकप्रियता के कारण प्रियंका गांधी रायबरेली लड़ने नहीं आई, और मजबूरी में राहुल गांधी को 2 जगह से लड़ना पड़ा, और वायनाड छोड़ करके उन्होंने फिर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया। आप जान सकती हो, अगर राहुल गांधी वायनाड से एमपी थे तो, और सीट खाली थी, तो रायबरेली से ही प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था। सवाल का जवाब प्रियंका गांधी दें कि राहुल गांधी को इस्तीफा दिला करके वायनाड से क्यों लड़ने गई। उनको पता था कि मैं पहली बार राजनीति में कदम रखूंगी तो दिनेश सिंह मुझे हरा देगा, इसलिए रायबरेली से लड़ने नहीं आई। ये बात अलग है कि आती तो हो सकता है जीत भी जाती, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन प्रियंका गांधी की हिम्मत जवाब दे गई कि मैं दिनेश सिंह के सामने चुनाव नहीं लड़ सकती हूं। इतना तो दिनेश सिंह की क्षमता है, इस पर मुझे गर्व है। अच्छा, कोई अच्छे मोमेंट्स भी रहे होंगे ना जब आप लोग साथ थे, कोई बहुत अच्छी बात, कोई अच्छी मेमोरी, कभी कोई इंसान सुख दुख भी शेयर करता है जब एक पार्टी में होते हैं, तो कुछ तो देखिए, अच्छा एक भी होगा लंबे ना? समय तक हमारे साथ अच्छा ही अच्छा, हम कांग्रेस हमारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन जब मैं ताकतवर होने लगा तो कांग्रेस को ऐसा महसूस होने लगा कि इसे ताकतवर नहीं होने देना चाहिए। रायबरेली के किसी भी कार्यकर्ता को इतना ताकत कभी कांग्रेस ने नहीं दिया है जितनी दिनेश सिंह के पास है, तो इसको घटा दो। जब हमको घटाने लगे तो हमने कांग्रेस छोड़ दिया। दैट्स इट। कोई मूवमेंट नहीं है आपका? अब बहुत सारा है, उसको क्या इतना पब्लिक चलिए ठीक publicize है, करना। नहीं ठीक है, लेकिन दिनेश सिंह जो है, ये एक्सपेक्ट किया गया कि रायबरेली का मतलब है सीधा दिल्ली। तो दिल्ली में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम दिनेश सिंह को देखेंगे, कोई बड़ा विभाग, कोई बड़ा मंत्रालय, तो अभी नहीं, पाइपलाइन में है, मतलब क्या? देखिए, जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मेरा टिकट फाइनल हुआ, तो मीडिया ने आदरणीय गृह मंत्री से पूछा कि राहुल गांधी के सामने आपने बहुत छोटे व्यक्तित्व को चुना है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं भी एक जमाने में छोटा था और इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाता था, मैं बूथ का कार्यकर्ता था। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कार्यकर्ता एक दिन बड़ा होता है। तो मुझे गर्व है कि मैं कब बड़ा हो जाऊं, कितना बड़ा हो जाऊं, ये पार्टी तय करेगी, नेतृत्व तो तय करेगा। मैं पार्टी की सेवा ईमानदारी से करूंगा, ये मेरा धर्म है। हाँ। 27 में बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, अमेठी रायबरेली की विधानसभा ज्यादा से ज्यादा निकालने की। मैं समझता हूं, मेरी कोशिश होगी कि मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का व्यक्तित्व, डबल इंजन सरकारों की सेवाएं, हम अपनी रायबरेली अमेठी में इस बार सब सीटों पर, सब विधानसभा पर कमल खिलाने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए, समाजवादी पार्टी के साथ आपके रिश्तों पर आते हैं। अखिलेश यादव को लेकर आप बहुत नाराज रहते हैं, उनसे कैसी नाराजगी है आपकी? नहीं, जिसने भी आपको कहा आपका परीक्षण गलत है। मैं अखिलेश यादव से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मुलायम सिंह जी के बहुत करीब था। मैं आपको स्टेटमेंट्स बताऊं आपके? ठीक है, आप जो कुछ कह सकते हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम नहीं, आदरणीय मैं बस नेताजी एक के as a बहुत reference करीब था। बता रही हूँ। हमारे रिश्ते जो है आदरणीय जैसे- नेताजी से बहुत अच्छे थे। राजनीति में हमने समाजवादी पार्टी से ही राजनीतिक सेवा की ABCD सीखी है, शुरुआत किया था। तो मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता, बट इस बात से मैं किसी दशा में सहमत नहीं हो सकता कि आदरणीय मुलायम सिंह जी के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के स्थान पर समाजवादी पार्टी को खत्म करके PDA को संचालित करने लग जाएं। ये आचरण, ये व्यवहार, ये संस्कृति जरूर एक कार्यकर्ता ने और एक नागरिक के नाते मुझे बेहतर नहीं लग रही है कि वो जो समाज को तोड़ने की सोच क्यों डेवलप हुई, उन्होंने PDA क्यों बात की। क्या सर्व समाज का साथ मुलायम सिंह जी के साथ नहीं था? क्या ठाकुर ने मुलायम सिंह जी को वोट नहीं दिया? क्या ब्राह्मण ने मुलायम सिंह को वोट नहीं दिया? क्या बैकवर्डों ने नहीं दिया? क्या शेड्यूल कास्ट ने दिया? सब जात के लोगों ने उनको वोट दिया था, और इसी वजह से इतने बार वो मुख्यमंत्री बने। और वही कारण था कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित हुई, जिसके प्रतिफल के रूप में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने।
और अगर अब वो समाजवादी पार्टी उनको खराब लगने लगे, पीडी अच्छा लगने लगे, तो मैं जरूर कहूंगा कि ये किसी दशा में उचित नहीं। बट वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी तो होती है ना, आपको एक वर्ग का वोट लेना होता है, सारी पार्टीज करती हैं, देयर इज नथिंग न्यू। आपको लगता है कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट हुआ है ये और उसका बेनिफिट मिला। लोकसभा में आपने देखा 37 सीटें समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो। तो हम अंग्रेजों की नीति का अनुसरण भी नहीं कर सकते, राजनीति रहे चाहे जाए। अंग्रेजों ने कहा था डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिटिक्स के तहत समाज को बांट करके अगर हमको राज भी मिल जाए तो राज नहीं लेना चाहिए। समाज में आपस में लोग लड़ें, समाज में असहमति और तमाम विवादों का वातावरण बन जाए, तो इससे बेहतर है कि ना राज मिले, ठीक बात है, लेकिन समाज को सुख मिले, समाज में सामंजस्य कायम रहे। ऐसा ही सामाजिक सेवा के लोगों को सोचना चाहिए। समाज को विवादित करके, समाज को बांट करके राज करने का सपना किसी भी सामाजिक सेवा के क्षेत्र से लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अखिलेश का पीडीए आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला? नो डाउट, एकदम करेक्ट। पिछड़ा दलित आदिवासी की बात करना, आप कहते हैं डिवाइड एंड रूल है, क्योंकि वो यही कहते हैं। मैं कहता हूं पिछड़ा दलित आदिवासी क्यों, सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं, आप मुझे बताइए ना। हम कहते हैं पिछड़ा दलित भी, अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड सब भी, आदिवासी सब भी, तो हम तो सबको लेके चलते हैं। भारत की सीमा में हर जन्मा व्यक्ति मेरा भाई है, मैं मानता हूं। तो कैसे कह सकते हो कि ये हमारा भाई नहीं, ये हमारा भारतीय नहीं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ठाकुर है, पंडित है, ये सब क्यों विवाद को पैदा कर रहे हो? एक बात बताइए आप, ऑन अ सीरियस नोट पे, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स जो है टिकट डिक्लेयर कास्ट के आधार पर नहीं करती? क्या बीजेपी ने ऐसा नहीं किया? चीफ मिनिस्टर स्पेसिफिक अगर जाति का होता है तो कोशिश होती है कि संगठन में जिम्मेदारी या प्रदेश अध्यक्ष किसी एक जाति का बनाया जाए। क्या कास्ट जाति के आधार पर बैलेंस नहीं किया जाता? चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सबको भागीदारी देने के लिए संभव है ऐसा किया जाए, लेकिन सेवा का मानक बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सेवा का आधार पीडीए हो जाए, मुख्यमंत्री बनाने का आधार पीडीए हो जाए, प्रधानमंत्री बनाने का आधार पीडीए हो जाए, समाज को तोड़ करके मुख्यमंत्री बना जाए, प्रधानमंत्री बना जाए। जो काम समाज को जोड़ने के लिए किया जाना चाहिए वो समाज को तोड़ने के लिए नहीं किया जाना चाहिए ना। फिर मोदी जी ने क्यों कहा था मैं ओबीसी हूँ? कहाँ बताओ? ओबीसी समाज से हूँ। और तो मैं तो कहता हूँ आज भी सेंटर की कैबिनेट हो या स्टेट की कैबिनेट हो, मैं आपको डाटा दे सकती हूँ कि कोशिश ये होती है कि ओबीसी जो है उनका ज्यादा से ज्यादा योगदान रहे ना। ये बिल्कुल नहीं होता। इवन मैं स्टेट ओबीसी का भी योगदान हो, एससी का भी योगदान हो, अपर कास्ट का भी योगदान हो। बार बार दोहराता हूं, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और मैंने अभी एक घटना आपको पहले बताई कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई भी, चाहे उसमें पिछड़ा हो, अगड़ा हो, एससी हो, कोई भी अपनी जात के आगे जात नहीं लिखता। ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, यादव भी, एससी भी, सब एक साथ बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं। तो ऐसा समाज चाहिए कि ठाकुर अलग, पंडित अलग, यादव अलग, बीसी अलग, एससी अलग, ऐसा समाज चाहिए। आप हमको बताइए। पर ऐसा समाज चाहिए जिसमें मुसलमानों को टिकट नहीं देनी है ना, ऐसा कुछ यूपी में बताइए बीजेपी मैं दावे के, चलो ठीक, आप आइए तो आपसे आप हर सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मुसलमानों के बिना भारत चाहिए? मुसलमानों की लीडरशिप नहीं हो? और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा कि ये सवाल आपसे हो, आपसे पूछा जाए। इतनी गहराई का विषय तो पूछना आपको, और फिर मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, जो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए उचित नहीं है कि भारत का बंटवारा किस आधार पे हुआ, भारत के लोगों को वहां से खाली कराया गया, यहाँ से ले जाया गया, इस सारी प्रक्रिया बड़ी गंभीर हो जाएंगी। लेकिन मैं इस पर नहीं जाता हूं, मैं मोदी जी की सेवा पे जाता हूं। अगर आपने कहा तो मैं कहता हूं, मोदी जी ने कब कहा कि मुसलमान के बिना हम देश चला रहे हैं? मैं कहता हूं एक भी नीति मोदी जी की बता दो जिसमें मुसलमान का उल्लेख ना हो। मैं कहता हूं अगर प्रधानमंत्री आवास किसी भी जनपद में, नगरीय और ग्रामीण बने होंगे, तो अगर 100 आवास आए होंगे तो
15% मुसलमान की आबादी होगी, लेकिन आवास 35% मुसलमानों के बने होंगे, 65 में हिंदू होंगे। हो सकता है 50% तक मुसलमानों की आबादी में आवास बने हों और 50% हिंदू हो, आबादी भले 15% मुसलमान की होगी। तो अगर 15% को 50% की हिस्सेदारी हम डेवलपमेंट में दे रहे हैं, राशन में देखेंगे, जितने भी डेवलपमेंट के काम देखेंगे, सब में मुसलमानों को बराबर की, हिंदू से अधिक की भागीदारी दी जा रही है। मोदी जी बार बार जिस बात को कहते हैं उसमें कोई जाति और धर्म के आधार पर विभेद नहीं होता है। बात राजनीति की आप कर रहे हैं, लेकिन मैं सेवा की बात कर रहा हूं। राजनीति के विषय अलग है, सेवा के विषय। राजनीति को हमारे मोदी जी सेवा जो है धर्म के आधार पर नहीं करते, सबका साथ सबका विकास के आधार पर। अच्छा, आपने 80-20 तो सुना होगा ना, वो इसी यूपी से गया, उसकी क्या जरूरत थी फिर? किसने कहा 80-20? 80-20 की खुलेआम बात होती है सर। सूबे के चीफ मिनिस्टर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच ओपन डायलॉग्स है मीडिया में, आपने देखे सुने होंगे इलेक्शंस में, अलग अलग स्टेट में। अब देखिए, जब आप असदुद्दीन ओवैसी जी के डायलॉग पे आप जाओगे तो फिर उनके टिट फॉर टैट एक्सचेंज है, दोनों के एक्सचेंज नहीं है। अब फिर अगर वो 20% की बात करेंगे तो फिर हम 80% की बात करेंगे ही करेंगे। अगर वो ऐसी 20% की बात क्यों करेंगे? जब 20% की बात कोई करेगा तो जवाब तो 80% के हिसाब से ही देंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओवैसी को ऐसा सवाल करना नहीं चाहिए था, तो 80% की बात आ नहीं करती, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई 20% की बात करेंगे तो 80% की बात आएगी। आपको भी पता है कहां से क्या शुरू होता है। अच्छा ठीक है, हम अखिलेश यादव पर आते हैं, लेकिन एक जवाब मुझे दे दीजिए, हम मान के चले कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट देगी, क्योंकि जब तक लीडरशिप नहीं बढ़ेगी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमान मंत्री हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ जाते आते हैं। हम उनके घर में अभी सेवई खाने गए थे। टिकट के बारे में बात नहीं कर रहे, इलेक्शन मंत्री के बारे में बात करो ना, मिनिस्टर मंत्री क्यों सर? नहीं क्यों? रेशियो बताइए आप मुझे। आप 53-54 बना सकते हैं। आपने एक जो है, एंड उनकी ये भी कहा गया पैराशूट मंत्री आपने बनाया, वो ठीक है, वो पैराशूट की बात नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन हाँ ठीक है, लीडरशिप है, सरकार में भागीदारी है, हाँ, मुसलमान की भागीदारी है, सेवा में भागीदारी है, सम्मान में भागीदारी है। 10 में अगर आप 80-20 भी कहते 10 में से 2 तो होते। आप मुझे बता दो कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राज्य में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, क्या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हुआ? क्या जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ? अगर मुसलमान योग्य था तो पीसीएस भी बना, डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना। पिछड़ा अगर योग्य था तो हुआ। इसके पहले के जो राजनेता हैं, जो मुसलमान के हितैषी अपने को कहते हैं, उनके कालखंड में तुलना कर लीजिए। उनके कालखंड में पहले रजिस्टरों पर नाम लिखाना होता था अभ्यर्थियों के माँ बाप को, चाहे जेवर बेचे चाहे खेत बेचे। लेकिन हमारी सरकार में गर्व से मैं कह सकता हूं, चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो, चाहे जाति का अनुयायी हो, चाहे जिस दल का अनुयायी हो, योग्यता रखता है तो भर्ती होता है। पहले योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं होती थी, पहले जाति के आधार पर भर्ती होती थी, और पहले पैसे के आधार पर भर्ती होती थी, भ्रष्टाचार के आधार पर भर्ती होती थी। आज 100% ईमानदारी के साथ भर्ती हो रही, ये तो आपको मानना पड़ेगा, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन योगी जी के बुलडोजर के बारे में कहा जाता है वो सिर्फ धर्म देख के जाता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है और कार्रवाई की बात होती है तो धर्म विशेष के लोगों पर ज़्यादा एक्शन लिए जाते हैं। माफिया ख़त्म करने की बात हुई तो कहा गया कि धर्म विशेष को टारगेट किया गया। ये मैसेजिंग क्यों है फिर? आप देखिए, एक सबसे पहले बड़ी कार्रवाई हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अपराधी जो ब्राह्मण समाज से आता था उसके खिलाफ की, और वो ब्राह्मण जिसने एक ब्राह्मण डिप्टी एसपी के पैर काट करके हत्या की थी। विकास दुबे का जिक्र कर रहे हैं आप। अब अगर आप कहते हो उसके बाद एक ठाकुर अपराधी जेल में था जिसकी हत्या हुई, ऐसे कौन से जाति है जो अपराधी हो और छोड़ा गया हो? अब चश्मा कोई लगाए कि हाँ हम मुसलमान को मारे हैं, मुसलमान को हानि किए हैं, मुसलमान पे बुलडोजर चलाए, ये कहने से तो मैं कुछ नहीं मानने वाला। लेकिन जो भी अपराधी था, चाहे ठाकुर था, चाहे पंडित था, चाहे यादव था, चाहे मुसलमान था, चाहे बीसी था, चाहे एससी था, अपराधी था तो उस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जाति देखकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई अथवा धर्म देखकर कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, अखिलेश यादव पे मैं आ जाती हूँ। आपके थोड़े छोटे छोटे स्टेटमेंट बता देती हूँ, क्योंकि ये कहा गया कि दिनेश जी अखिलेश से भी बहुत नाराज हैं।
आप उन्हें संस्कार विहीन कहते हैं, आप कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, आप कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब थे समाजवादी पार्टी में, जितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थे उनके रामचरितमानस को लेकर या मनुस्मृति को लेकर, आप कहते हैं कि अखिलेश यादव की शह पर वो ब्राह्मणों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप कहते हैं ठेकेदारी किया करते, जब ठेकेदारी का सवाल आता है तो आप कहते हैं कि अखिलेश करते थे। दूसरा, चुनाव आयोग पर जब वो वोट प्रतिशत को लेकर सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। ये 5 स्टेटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि अखिलेश यादव और आपके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अखिलेश यादव जी ने SIR पे सवाल उठाए, आपके अंतिम सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जब SIR के समय समाजवादी पार्टी का BLA वहाँ पर मौजूद है, उसके सामने कार्रवाई हो रही है, मतदाता सूची में जो भी कार्रवाई होती है वो हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मुख होती है, फिर सबको अधिकार दिया जाता है मतदाता से लेकर के पार्टी के नेतृत्व तक कि आप चाहो तो आपत्ति कर दो, आपत्ति का निस्तारण होगा, गुण दोष पर चर्चा होगी, जांच होगी, उसके बाद देखा जाएगा। जब इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बाद भी आप अगर आरोप लगा रहे हो तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ही आरोप लगा रहे हो। ये सही है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने मेहनत किया, जिसकी कमाई अखिलेश यादव जी खा रहे हैं, ठीक है। अगर राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक उनके परिवार में किसी ने कोई कमाई नहीं की। आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने हैं, कितना संघर्ष किया था, कितना वोट मांगा था, कितना विकास किया था। अंतरित हुई है उनको सत्ता, और एक बार सत्ता पे आ गए और फिर उस सत्ता का दुरुपयोग करके हारने के बावजूद भी जीत जाते थे। कोर्ट भी कह देती थी कि नहीं आप हार गए, तो भी इमरजेंसी लगा दी जाती थी। जनता जनप्रतिनिधियों के पैरों में हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दिया जाता था और राजनीति करते रहते थे। आप मुझे बताइए, अब अगर आज के युग में कोई भी आदमी चाहे कि गलत तरीके से सत्ता प्राप्त कर ले, इस तकनीक के युग में किसी के बस का नहीं है। गलत करोगे तो जनता तक गलत बात पहुंचे। ईवीएम और डीएम का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये एलिगेशंस लगते हैं। आप कैसे कह सकते हो, मुझे बताइए। ईवीएम खराब हो जाती है और डीएम कई बार सुनते नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, वही ईवीएम से ही तो राहुल गांधी MP बने हैं ना। कैसे कह सकते हो आप? उसी ईवीएम से तो राहुल गांधी की भी सरकारें बनी है ना, उसी ईवीएम से भी अखिलेश यादव जी की पार्टी से सांसद बने हैं ना। तो फिर जो जहां बनते हैं वहां कह देते हो ईवीएम अच्छी है, जहां हार गए वहां कह देते हो ईवीएम खराब है। तो इसी को कहते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने का। आपको अपनी संसदीय प्रणाली पर विश्वास होना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए और श्रम करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद जो परिणाम आए उसको सहर स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। आपने अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाया, पहला झटका दिया आपने, उनके विधायकों को बागी किया, राकेश सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, पूजा पाल, मनोज पांडे। क्यों आपने ये बागी बने? आपके कहने पे क्या हुआ था? आप पर आरोप है कि आपने ही इनको बगावत सिखाई, कराई और उसका उन्हें नुकसान हुआ। क्या मैं आपको सिखाना चाहूं तो आप अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? पॉलिटिक्स में तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी में अगर आपके मन होगा किसी दल को छोड़ना तो कोई सहयोगी बन सकता है। कह दो मेरे कहने से कोई दल छोड़ देता है, उसके मन में दल छोड़ने का विषय होगा तो किसी का सहयोग हो सकता है, हो जाए ठीक है। लेकिन कोई आज की तारीख में हर कोई समझदार है, वो भी 3-3 बार का विधायक जो रहा हो। बहुत ऐसे विधायकों ने वोट दिया जिनको मैंने प्रेरित नहीं किया, वो भी टूटे हैं, वो भी दूसरे दलों, अपने दलों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं। तो उनको किसने किया? देखिए, ये जो लोग भी आए हैं उनके खुद का मन था, समाजवादी पार्टी ने सम्मान उनको नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी से सम्मान की आशा थी, इस वजह से उन्होंने छोड़ा और इस वजह से लोगों ने उनको
समर्थन किया। पता है आपका नाम क्यों आया और ये कहा गया कि आपने इन सब की मीटिंग कराई थी गृह मंत्री अमित शाह जी से, आप ही बता पाएंगे इसमें कितनी सच्चाई है? राकेश सिंह विधायक गौरीगंज अमेठी से हैं, है ना? राकेश पांडे जलालपुर, अभय सिंह गोसाईगंज अयोध्या, सब आसपास ही हैं। पूजा पाल प्रयागराज से आती हैं, मनोज पांडे ऊंचाहार रायबरेली। तो इसलिए माना गया कि इन सब की स्क्रिप्ट जो है वो दिनेश प्रताप सिंह जी के घर पंचवटी में लिखी गई, फिर एक मीटिंग होती है और फिर ये फैसला हुआ। तो इस पर आपको आपका जो स्पष्टीकरण है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव से कोई मिलना चाहे तो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता सीढ़ी का काम कर सकता है। वैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोई मिलना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीढ़ी बन करके अपने नेता तक उनको पहुंचा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के किसी विधायक ने चाहा होगा कि मुझे आदरणीय अमित शाह जी से मिलना है तो हो सकता है सीढ़ी बन का काम दिनेश सिंह ने किया हो, लेकिन इसके लिए केवल मैं अकेले उत्तरदायी हूं, मैं नहीं समझता कि इसमें उनके मन के भाव होंगे और सहयोग मेरा होगा। पक्की बात? पक्की बात, लॉक कर दो। ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव कहते नहीं थक रहे कि 27 में उनकी सरकार बनेगी और एसआईआर में भी जो 2.89 करोड़ वोट कटे हैं वो कहते हैं वो योगी जी के कटे हैं, बीजेपी के कटे हैं और बीजेपी वाले परेशान हैं। क्या कटा है क्या बटा है मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा, पीडीए तो कभी सफल होने वाला नहीं है। मोदी जी के व्यक्तित्व के आगे, मोदी जी की सेवाओं के आगे और जब तक गांडीव अमित शाह जी के हाथ में है तब तक अभी आसान किसी दशा में नहीं है। भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ जीने की इच्छा अब हर उत्तर प्रदेश वासी की है, इसलिए जो भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ चलेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आपके रिश्ते मुलायम सिंह यादव से बहुत अच्छे थे और अखिलेश यादव से नहीं? मैंने ये भी सुना है कि शिवपाल यादव से भी बहुत अच्छे आपके रिश्ते रहे हैं। हमारे अभी भी सबसे अच्छे रिश्ते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमारे रिश्ते उनके परिवार में किसी से खराब हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे रिश्ते कांग्रेस से भी बहुत खराब हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, और बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ मैं, अपने पार्टी के नेतृत्व का छोटा सा वर्कर हूँ और ये जितने आप नाम ले रहे हो अपने पार्टी के नेता हैं। हम इनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते, हम कार्यकर्ता हैं। हमारा नेतृत्व मुझे जो कहता है, हमारी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से कई कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहता हूं। जब कभी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी असामाजिक काम कर रही है, गलत काम कर रही है, मैं बोलता हूं। अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो मुझे बोलना चाहिए। संस्कार विहीन अगर कोई बात करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं बोलता हूं उस पर। चाहे राहुल गांधी बोले, चाहे प्रियंका गांधी बोले, चाहे सोनिया गांधी बोले, कोई भी बोलेगा तो मैं बोलता हूं। योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ऐसी गुड गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। आपके कैसे रिश्ते हैं? बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका मंत्री हूं। हमारा विभाग उनके नेतृत्व में जब से देश आजाद हुआ सबसे बेहतर काम उद्यान विभाग ने किया है, इस पर मुझे गर्व है। ऐसा माना जाता है कि आपकी करीबी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, अमित शाह जी से आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है जो योगी जब आपसे नाराज रहता है। मैं नहीं कह सकता कि योगी जी हमसे नाराज होंगे, लेकिन मैं योगी जी से नाराज नहीं हूं। अगर दिल्ली नेतृत्व, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के रूप में कहते हैं, अगर कोई उत्तर प्रदेश की परिधि में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो सब दिल्ली माने शीर्ष नेतृत्व का वफादार होता ही है, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे बूथ अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हो। जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उस शीर्ष नेतृत्व के प्रति उसके भीतर आस्था, निष्ठा होनी ही चाहिए, मेरी भी है। कंपटीशन है ठाकुरों का बड़ा नेता बनने का, ऐसा क्यों कहा जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह और योगी आदित्यनाथ जी में एक बड़ा कंपटीशन है? मैंने ठाकुर नेता बनने का ख्वाब नहीं है मेरे मन में। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता बन सकूं, ये सपना मेरे मन में है। हमारे रायबरेली में एक सरेनी विकास खंड है जो ब्राह्मण डोमिनेटिंग ब्लॉक माना जाता है। अच्छा। और सोनिया गांधी भले हैं तो नहीं, लेकिन
कांग्रेस को ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादा वोट करता था रायबरेली में। लेकिन मुझे गर्व है कि ब्राह्मण डोमिनेटिंग ब्लॉक होने के बावजूद भी सोनिया गांधी चुनाव में हमसे हारी हैं और मैं जीता हूं। तो ब्राह्मणों ने हमको रायबरेली में सबसे ज़्यादा वोट दिया। रायबरेली में ब्राह्मण ज़्यादा हैं ठाकुरों के कंपैरिजन में? अलग अलग विषय। हाँ। सरेनी ब्लॉक में ब्राह्मण ज़्यादा हैं, लालगंज ब्लॉक में ठाकुर ज़्यादा हैं, डलमऊ ब्लॉक में बैकवर्ड ज़्यादा हैं। तो एक ही विधानसभा में अलग अलग विषय है। वैसे रोहनिया ब्लॉक बैकवर्ड डोमिनेटिंग है और सोनिया गांधी हमसे वहां हारी हैं। तो पिछड़ों ने भी सोनिया गांधी को हरा करके दिनेश सिंह को जिताया है, ब्राह्मणों ने भी सोनिया गांधी को हरा करके दिनेश सिंह को जिताया है। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं सेवा जाति के आधार पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के आधार पे मैं सेवा करता हूं। और जो मेरी आत्मा कहती है, जो मेरे विचार कहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं वैसा करता हूं, जाति के आधार पे नहीं। आपको नुकसान उठाना पड़ा दिल्ली के करीब होने का, लखनऊ में, यूपी में? अगर आपको एक मंत्री के रूप में मेरा नुकसान दिखाई पड़ता हो तो आप जाने, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में सम्मान पा रहा हूं, राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर पा रहा हूं। और ये चर्चा इस वजह से हुई, पिछले दिनों आपके परिवार के यहाँ एक रेड हुई थी और सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट आया था, मुझे लगता है आप जानते हैं, आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद ये माना गया कि दिनेश प्रताप सिंह नाराज़ हैं। क्या हुआ था वो इंसिडेंट, और क्या सच में आपको नहीं पता था कि ऐसी कोई रेड होने वाली है? आईटी की रेड थी? नहीं, ऐसा कैसे आप मान सकते हो? मुझे पता होगा कि आईटी कहाँ रेड करने जा रही है? ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इत्तेफाक नहीं, क्या एक्सपेक्टेड था? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और मैं आपको चाहोगे तो, वैसे मेरा विषय नहीं, खत्म हो गया, इसको बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि 2 वर्षों से मेरे समधी कैंसर के 4थे स्टेज के पेशेंट हैं। 2 वर्षों से अमेरिका में उनका इलाज हो रहा है। घर के कुल 4 सदस्य हैं, चारों अमेरिका चले जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने इलाज कराते हैं, फिर 15 दिन 20 दिन के लिए लखनऊ आते हैं। ऐसे में उनको धन शोधन का आरोप कोई लगा दे, ये थोड़ा सा अनुचित बात है। कि जिस व्यक्ति को अपनी सांसें बचाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा हो, पूजा करनी पड़ रही हो, आराधना भगवान को मना रहे हैं, किसी तरह भगवान हमको जीवन दे दे, उस व्यक्ति को ये माना जाए कि ये आर्थिक अपराधी है, ये अनुचित था, अनुचित है, हमारे लिए है, आपके लिए भी, समाज के लिए भी है। समय उचित नहीं था, कोई और अच्छा और समय देखते, स्वस्थ हो जाते, वो करते तो कोई बात नहीं। जो इसमें बुरा लगा, और अगर मुझे बुरा लगा तो किसी की बेटी के बाप को बुरा लगना ही चाहिए। अगर बेटी रो रो के अपने बाप से कहेगी पापा मुझे ऐसा कष्ट है, तो एक टाइम मैं मंत्री हूँ, एक टाइम मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो एक टाइम एक बेटी का बाप भी हूँ। अगर हमको वो दायित्वों को भी निर्वहन करना है, इस नियत से मैंने इस बात को कहा था कि राजनीति छोड़ी जा सकती है, बेटी नहीं। और जो बाप बेटी छोड़ सकता है वो राजनीति के लिए विश्वसनीय नहीं हो सकता है किसी दशा में। और ये मैं तब भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे हृदय की आवाज़ थी, हमको कहना ही चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि देश के गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की कार्यवाही से किसी भी दशा में अवेयर नहीं थे, चाहते नहीं थे। और मैं नहीं समझता कि उनके संज्ञान में कोई लाके बात कही गई होगी। अगर एजेंसीज के द्वारा ऐसी चूक हुई तो निसंदेह एजेंसियों ने कोई बहुत वैसी कार्रवाई नहीं की, उनकी समझ में आया कि हाँ थोड़ा बहुत गलत स्टेप हो गया होगा। ये बातें आई थी दिनेश जी की इनडायरेक्टली प्रेशर दिनेश प्रताप सिंह पर ही बनाना था। पता नहीं, हम तो हमारे लिए, हम तो जनता के सामने भी 90 डिग्री झुके रहते हैं, नेतृत्व के सामने भी 90 डिग्री झुके रहते हैं। तो मुझे, मेरे ऊपर प्रेशर अगर बनाने का कोई आपको औचित्य प्रतीत होता तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे और पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जानता है दिनेश सिंह झुक करके ही चलते हैं, तो झुकाने का कोई औचित्य हमारे नेतृत्व को नहीं है, मैं नहीं। जैसे आपने कहा, आप ही की बात से आपने कहा कि न राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बारे में जानकारी थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो सवाल उठता है ना सर कि कहाँ पर हुआ होगा ये कहाँ डिसाइड हुआ होगा? मैंने आपसे कहा कि एजेंसी से चूक हो सकती है। मैं उद्यान विभाग का अधिकारी हूँ, हमारे डीएचओ से भी गलती हो जाती है, हमारे डीडी से भी गलती हो जाती है, हम उसे पनिश करते हैं।
हम उसे डांटते हैं, हम उसको उस राह पर दोबारा ना चलने की हिदायत देते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरोगा से भी गलती हो जाती है, बहुत सारी गलती चूक हो जाती हैं, तो होगी एजेंसी से कोई चूक। आपका अंदाजे बयां इसको थोड़ा हल्का सा कर दे, पर ये हल्का है नहीं। मेरे लिए तो इतना ही है जितना मैं समझ पाया हूँ। अब आप हमसे ज्यादा समझदार है तो कोई बात नहीं। आपकी पॉलिटिकल करियर मेरी उम्र से ज़्यादा है सर, मैं क्या इसमें आपको बताऊंगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है आपकी अपनी बाध्यताएं हों जिसमें आप ना बोल पा रहे हो, मैं उसका सम्मान ज़रूर करती हूँ, वो होना भी चाहिए। दिनेश जी, आजकल पॉलिटिक्स में ईमानदारी की डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी फिर प्रभावित होती है, तो ईमानदारी को कैसे डिफाइन किया जाए पॉलिटिक्स में? हाँ, ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि राजनीति काजल की कोठरी है, एक लीक लग ही जाती है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को कि इतने वर्षों के बाद भी एक लीक काजल की उनके मंत्रिमंडल पर कभी नहीं लगी। जबकि हमने ऐसे अवसर देखे हैं जब 2G 3G जाने कितने कितने घोटाले होते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के पूरे मंत्रिमंडल में कभी एक लीक नहीं लगी। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को गलत कह देना ये बड़ा आसान मिल जाता है, कितना भी वो ईमानदार हो। जैसे एक दौर था कि एक ट्रक के ड्राइवर को एक पुलिस वाला रोक ले और उसे एक पानी की बोतल पकड़ाए, तो समाज यही कहता था इसने ट्रक के ड्राइवर से कुछ ना कुछ ले ही लिया होगा, पानी की बोतल देने का तो कोई औचित्य नहीं। ऐसा वातावरण हम राजनीतिक लोगों के सम्मुख भी है। बहुत सारे परिस्थितियां हैं, बहुत सारे त्याग बलिदान है, हम लोग कुछ भी रात दिन जाग करके लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन लोगों के मन में कभी कभी ऐसे भाव आ जाते हैं। लेकिन क्या इसके लिए पॉलिटिशियंस खुद जिम्मेदार नहीं है कि जब अलग अलग दलों में होते हैं तो एक दूसरे पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाते हैं, और होता ये है तो कि अनुचित है। और ये होता है कि प्रूफ नहीं होती चीज़ें और फिर वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है और पब्लिक के बीच जो मैसेजिंग जाती है सर, फिर उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। या तो आप लगाओ आरोप तो प्रूफ करो। मैं राजनीतिक रूप से ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बदले की भावना से राजनीति करने की आदत है नहीं किसी नेता को। कहीं हो गई होगी, हो जाता होगा, इससे भी मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी कोई नीति नहीं है बदले की भावना से राजनीति करने की। लोग ईमानदार और दलों की तुलना अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ईमानदार चरित्र हैं। मैं अपने आप में कह सकता हूं कि मेरा इस धरती पर कोई भी अकाउंट जिसमें पैसा जमा किया जाता नहीं है। एक अकाउंट है जिसमें मेरी तनख्वाह जाती है विधायक वाली, और उस अकाउंट से भी मैंने कभी अपने जीवन में पैसा निकाला नहीं है। लेकिन अब इस ईमानदारी को मैं कैसे प्रूव करूं, मुझे भी लोग कहते होंगे, क्या कहते होंगे भगवान जाने। मैं ना धरती पे कोई अकाउंट है, ना कोई कंपनी है, ना कोई पार्टनर हो हमारा, ना हमारे कोई मकान है, ना हमारे पास कोई गाड़ी है। हम जो भी हमारे पास है, हमारे पास पैतृक भूमि होगी 50, 60, 70 बीघे जो भी रही होगी, तो 5 भाइयों में जो मेरा हिस्सा होगा वही मेरी संपत्ति कुल जमा आज की तारीख में। लेकिन लोग कुछ भी उंगली उठा सकते हैं, कुछ भी दे देंगे, लेकिन ये तो खैर ठीक है, ईश्वर भी तय करेगा कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने रायबरेली की सेवा की है, अपनी पार्टी की सेवा की है, जहाँ भी रहा हूँ ईमानदारी से सेवा की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका महत्व तो आज नहीं तो कल। मैंने 2 काम नहीं किए। अहंकार से समाज सेवा नहीं होती, मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए, और ईमानदारी से भी राजनीति में जिया जा सकता है। वैसे मुझे रायबरेली जनपद का समृद्ध नागरिक माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अपनी मेहनत परिश्रम जो भी करता हूँ उससे जो आमदनी हमारी हुई होगी, मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कोई और अदरवाइज किसी प्रकार की आय के स्रोत हमने कभी डेवलप नहीं किए, और ना हमको कोई आवश्यकता पड़ी। राजनीति करता हूं तो परिवार के लोग राजनीति भर का खर्च हमको कर देते हैं, उसके बाद हमको कभी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो मैंने मेहनत और ईमानदारी से अब तक की समाज सेवा पूछने वाली थी कि आपने कहा कि एक ही अकाउंट है जिसमें जो पैसे आते हैं, जो पॉलिटिकल विधायकों की अपनी एक सैलरी होती है, MLCs की जो होती है अपनी, तो आपका खर्च कहाँ से चलता है? मैं ये पूछने वाली थी कि आप कह रहे हैं कि आपका इसके अलावा कोई और अकाउंट भी नहीं है,
तो खर्चा कैसे चलता है परिवार मैंने की खुद कहा कि आपको कहा कि जब भी चुनाव आता है हमारा परिवार के भाई सब मिल करके चुनाव लड़ाने में जितना खर्च आता है वो सब खर्च करते हैं। और मैं सवेरे अगर चलने लगता हूँ, दिल्ली जाने का इरादा हुआ तो अगर मुझे 25,000 खर्चा है तो घर वाले मुझे 25,000 दे देते हैं। और अगर कहीं और दूर जाना हुआ तो जितना खर्च का अनुमान होगा हमारा उतना खर्च हमको दे देते हैं। इससे ज़्यादा मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरे पास कोई ताला चाबी है, ना कोई अकाउंट है, ना घर में हमारी कोई अलमारी है जिसमें मैं कुछ रखता हूँ, ना कोई सोना चांदी जेवर जायदाद है, ना कोई कंपनी है, ना कोई किसी भी प्रकार का, ना कोई हमारा आप ऐसे मान सकते हो जो लोग क्या है मैं खर्च क्या शेयर वेयर जो खरीदते हैं ऐसा वैसा, ये सब भी मेरे पास कुछ भी नहीं किसी रूप में। सीरियसली तो आईटी वालों को कुछ नहीं मिलने वाला ना किसी को भी नहीं कुछ मिलने वाला। जब भगवान कुछ नहीं पाएगा तो इंसान क्या ढूंढेगा, मेरे हृदय से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब आपके डिपार्टमेंट पे आते हैं, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि मंत्री जी से सवाल किसानों के बारे में नहीं हुए। कितने बदल गए किसानों के हालात उत्तर प्रदेश में? बहुत बदल गए, ओवर लिमिट। जितना मेरा दायरा है उद्यान मंत्री के रूप में, इस राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का 90% भूमि पर कृषि होती है और 10% भूमि पर औद्योगिक फसलें होती हैं। और 10% भूमि पर हम 48% उपज देते हैं और 90% कृषि में 58%, मतलब 42 और 58 का रेशियो है। उद्यान जो है, उद्यान की हिस्सेदारी 42% है उत्पादन और उपज पे, और कृषि की 58% है, जबकि भूमि में 90-10 है। हमने 74 लाख पौध तैयार करके, उद्यान विभाग की क्षमता थी जब मैंने इस उद्यान विभाग की जिम्मेदारी संभालने का अवसर हमें मिला, और आज की तारीख में 26 करोड़ पौध हम तैयार करके दे रहे हैं। मतलब 76 लाख और 26 करोड़, इतना काम मैंने किया। हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया। उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके उसका वैल्यू एडिशन करना, उनको उसका मूल्य दिलाना हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड करेगा। हम अपनी उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में क्या क्या करना चाहिए, किस रास्ते से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां पर मूल्य में कंपटीशन हो सकता है, किस देश की कौन सी उपज किस देश की बाजार में किस मूल्य में पहुंच पा रही है, हमको उसको कैसे कंपटीशन करना है, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड देख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं, अभी तक तो हमारे पास संकट था, लेकिन मोदी जी, योगी जी की कृपा से अब जेवर एयरपोर्ट हमारा बन गया है, जिसपे हम सीधे अब दुनिया की बाजारों तक अपनी उपज पहुंचा पाएंगे। हमारे पास कोई समुद्री मार्ग न होने के कारण अभी तक हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में 19 थे, लेकिन जेवर के कारण अब मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से एक्सपोर्ट पे बाढ़ सी आएगी और बहुत किसानों का फायदा होगा। मैं आपका डिपार्टमेंट जब देख रही थी, हॉर्टिकल्चर को अभी तक गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दे दिया है, और अभी 26-27 का जो बजट था वो 2,832 करोड़ रुपए आवंटित हुआ आपके डिपार्टमेंट को। लेकिन मैंने आपके कुछ पुराने स्टेटमेंट्स देखे थे, मिसाल के तौर पर आलू किसानों की जब बात हुई थी और आपने बहुत मुखर तरीके से मुद्दा उठाया भी था, वो सॉर्ट आउट हो गया, आलू किसान अब संतुष्ट हैं, क्योंकि उनको स्टोरेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा था। तो ये मैं चाहती हूँ आप इस पर थोड़ा सा बताएं कैसे काम हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के आलू की किसानों को जितने भंडारण की आवश्यकता है, अब भी मेरे पास सरप्लस कोल्ड स्टोरेज है। उत्पादन अभी और इसका 15% भी बढ़ जाए तो भी मेरे पास स्टोरेज अभी इतना है। एक समस्या बड़ी आ गई थी अचानक, जो है आप संकट देख सकते हैं, जो वैश्विक संकट था, उसके कारण हमको अमोनिया गैस की शॉर्टेज हो गई थी। मैं धन्यवाद देता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी और माननीय हरदीप पुरी जी, दोनों लोगों के विभाग का विषय था। दोनों ने 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश की अमोनिया गैस का संकट हल करके और आलू के किसानों को इतनी बड़ी राहत दी है, नहीं तो 1.5 लाख मेट्रिक टन आलू उस समय भंडारित था, और इतना आलू अगर सड़ता तो बड़ी हानि हो जाती। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और दोनों माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा निर्णय त्वरित गति से लिया गया। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सर,
चाहे कोई भी फसल की खेती करता हो, जैसे जो किसान करते हैं, तो उसकी ना एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, दे डोंट हैव सिंगल विंडो सिस्टम। मतलब उनके पास है ना एक विंडो सिस्टम नहीं होता कि उसको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है तो अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, उसमें वो सफ़र करता है। अच्छा, हमारा जो किसान है वो हर ज़िले का तो बहुत शिक्षित नहीं है, या हर स्टेट का। अभी जब हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उनको कैसे टेक्नोलॉजी से एडवांस तरीके से जोड़ा जाए, और वो कई बार नहीं अपने डॉक्यूमेंट के वर्क पूरे कर पाता, तो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ उसे नहीं मिल पाती। उसके लिए कोई रोड मैप है आप लोगों के पास? जैसा सवाल आपका है, ऐसा उदाहरण अब देखने को बहुत कम मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं ही होगा, ऐसा नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब बहुत कम हो गए। इतनी अवेयरनेस का अभाव नहीं है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में किसी किसान को जानकारी नहीं है, और जानकारी के अभाव में उसको लाभ ना मिले, ऐसा अब शायद ही हो। क्योंकि अगर हम 100 रुपये का लक्ष्य किसी जिले को देते हैं तो 100 रुपये में 99% अचीवमेंट मेरा है। इट मीन्स कि मैंने जो हमारा लक्ष्य था हमने किसानों तक पहुंचाया, कोई भी ऐसा बाकी नहीं है जो लक्ष्य पूर्ण ना हो रही हो। तो कोई अवेयरनेस का अभाव, चाहे तकनीक के माध्यम से हो, चाहे जिस रूप में हो, हर किसान आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के द्वारा और भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से पूरी तरह अवेयर है और उसका लाभ पूरा पूरा उठा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट के वर्क में नहीं फंसते ना, उनके किसान, टेक्नोलॉजी के पार्ट मेरा खर्च जितना मुझे धन आवंटन हुआ उसका 99% खर्च हो गया। एंड ये सही है कि वो राजीव गांधी जी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं सक्सेसफुल हुआ कि आपने 100 दिए तो 15 जा रहे हैं, बस 85 कहाँ गए? वो 100 गया तो 100 जो वो मतलब सेम जो भी बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में हैं। इसमें कोई बिचौलिया बीच में नहीं है जो 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार उसमें शामिल कर दे। आपका रोड मैप आने वाले 2 सालों में किसानों के लिए, आप तो खैर इलेक्शन में जा रहे हैं, आप तो इलेक्शन ईयर का ही मुझे बता दीजिए, कुछ किसानों को कुछ स्पेशल मिलने वाला है, जैसे दिवाली पे बोनस आता है उस टाइप से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय समय पर जो आवश्यकताएं होंगी, जैसे मेरा उद्देश्य अभी है कि जहाँ जहाँ अर्बन एरिया बढ़ गया है, ग्रामीण एरिया ख़त्म हो गया है, जैसे मान लो नोएडा जनपद है उसमें लगभग अर्बन हो गया है, हमारा लखनऊ शहर भी बहुत बढ़ गया, चारों तरफ जो रूरल एरिया था खेती सब बढ़ गई। तो ऐसे शहरों को मैंने रूफ टॉप उसके लिए गार्डनिंग के लिए ले लिया है कि लोग छत पर अपनी खेती करें, एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। जैसे मान लो किसी ने ग्रो बैग में खेती कर ली, अपने यहाँ पालक बो दिया, धनिया बो दी, लौकी बो दी, तरोई बो दी, करेला बो दिया, सब्जियाँ कर ली। अथवा लोग ऑर्नामेंटल पेड़ का शौकीन होते, गमले में शोभाकार पेड़ लगा लेते हैं देखने के लिए कि सुंदर लगेगा पेड़। तमाम आप नाम सुनते होंगे, यूरिकेरिया, फाइकस, साइकस, फलाना ढमाका, ऐसे ऐसे पेड़ लोग लगा लेते हैं। उनके स्थान पे मैं सुझाव दे रहा हूँ कि आप सब लोग हरी मिर्च का पेड़ लगाओ, टमाटर का पेड़ लगाओ, देखने में भी सुंदर लगेगा और आपको अपने हाथ की उगाई हुई बिना किसी रासायनिक के आपको सब्जी मिल जाएगी। और अगर साल में 2 महीने की सब्जी अगर आप अपनी बालकनी पे उगा लेते हो तो 5 साल की उम्र आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो बिना अपने हाथों से उगाई हुई खेती, कोई भी आदमी अगर सर्विस करता है किसी कार्यालय में और अगर वो 6 बजे अपने घर जाता है तो 15 मिनट भी अगर पेड़ों के साथ जी लेगा तो जो सकारात्मक ऊर्जा उसको मिलेगी, मैं समझता हूँ उसका मन प्रसन्न हो जाएगा और जो उस शहर की आबो हवा है वो दुरुस्त हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगी। बहुत सारी पत्तियां के पेड़ होते हैं बड़े बड़े जो ऑब्जर्व करेंगे। हालांकि ये पर्सनल चॉइस का मैटर हो जाता है, डिपेंड करता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प करती है? 100% पूरा करूंगा। मैं तो अभी लखनऊ शहर में बड़े बड़े स्टॉल लगा करके बड़े बड़े लोगों को खेती करने के लिए माना मेरे घर में 3 बालकनी है, मैं आपके छत पे तीनों बालकनी पे पेड़ लगवाऊंगा सब्जी के, और आपको कहूंगा कि अब आप इसको पानी दीजिए, खाद दीजिए और तैयार करिए। क्योंकि अब जाओ पौधे लेने भी तो इतने महंगे हैं सर। हाँ, पौधे मैं फ्री दूंगा और वो जो मटेरियल है वो आपको फ्री दूंगा। ये एक बार जिसे अंग्रेजों ने आपको चाय पिला के चाय का गुलाम बना दिया तो मैं आपको छत पर बढ़िया सब्जी उगाने का आदी बना दूंगा कि बढ़िया सुंदर सब्जी उगाइए और खूब अच्छी अच्छी सब्जी खाइए, खूब स्वस्थ रहिए। एक स्वस्थ भारत के निर्माण में मोदी जी का सहयोग करिए। ठीक है, ये लोग सुन रहे होंगे तो लखनऊ वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और पूरे यूपी वालों के लिए वैसे तो, क्योंकि आप पूरे स्टेट के मंत्री हैं। आपका मैंगो फेस्टिवल बहुत फेमस है, थोड़ा सा मुझे बताइए वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सवाल मुझे जब मैं डिस्कस कर रही थी अपनी टीम से तो उन्होंने कहा कि नहीं वो दिनेश जी का मैंगो फेस्टिवल हम बहुत सुनते हैं, तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ ज़रा उसके बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ दशहरी गांव के लोगों को,
एक दशहरी गांव है मलियाबाद में, जहां एक पेड़ दशहरी का हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को दशहरी दिया। हाँ, दशहरे आम फेमस बहुत है सर। दशहरी गांव है, हाँ। उस गांव में एक आम का पेड़ है, उसी पेड़ से उत्पत्ति हो, और पेड़ आज भी बड़े सुंदर तरीके से उद्यान विभाग ने उसको सजा रखा है। कभी आप देखिए, वहां जाइए दशहरी पेड़। तो जो दशहरी के किसान हैं, और दशहरी के बाद फिर बहुत सारी 800 वैरायटी आम की हमारे पास उत्तर प्रदेश में इस समय है। 800 प्रजाति का आम उत्तर प्रदेश में इस समय उगाया जाता है। तो उन सब आमों को वैश्विक बाजार में कीमत मिले, उनकी प्रोसेसिंग हो, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उनकी अच्छी कीमत मिल जाए, इसके प्रयास एक उद्यान मंत्री के रूप में उत्तर में कर रहा हूँ। गुणवत्ता सुधारी जाए, हमारे देश का आम दुनिया की बहुत सारी बाज़ारों में, अच्छे अच्छे बाज़ारों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में सब पहुँचे, ऐसे प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसी के क्रम में मैं एक बार 2 टन आम लेकर के रसिया गया, मास्को में मैंने 600 रसियन को निमंत्रण दिया। 600 रसियन को आम के बने व्यंजन खिलाया, और उस आम के बने व्यंजन से हमारे आम को इतना प्रमोशन मिला है कि जितने भी उस समय एरोफ्लोट के जहाज सीजन पर जाते हैं दिल्ली से रसिया को, सब में जितना आम भरा जा सकता है उतना भर के जाता है आम इस समय। और 800 रुपये प्रति किलो आम हमारा बिकता है, और 350 रुपये भाड़ा पड़ता है यहाँ से ले जाने का। अब सोचो, 100 रुपये किलो का आम, 350 भाड़ा लगा लो, 450 रुपये अगर लागत आती है तो भी 800 रुपये में बिक रहा है। और जब जेवर एयरपोर्ट लगेगा, भाड़ा हमारा घट जाएगा। अभी तो हम जहाँ बैग अपना ले जाते हैं उसमें जाता है हमारा, और फिर तो हम सीधे का सीधा पूरा जहाज लोड करेंगे, वो आम लेकर के उतार देंगे जा करके मास्को में, तो हमारी लागत हो सकता है 150 रुपये ही आए, जो 300 आती है। तो हमको और अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे भी काम हो रहा है, जैसे उनकी लाइफ बढ़ जाए। हाँ, मैंने अभी बहुत सारे काम किए, क्योंकि जैसे आम फलता है, जैसे अब आम फलता है तो हम इतनी बड़ी बत्तियां लगी नहीं कि उस पर कागज के एक बैग लगा देते हैं, पेपर बैग। हाँ। अब उसके भीतर बत्तियां तैयार हो रही है, फल बन गया, पूरा सब पक गया, उसको हमने तोड़ लिया। अब वो आम जब बाहर बैग से निकालिए तो एक दो रेजिडिव फ्री है, रासायनिक खाद से फ्री है, कोई कीट नहीं बैठा उस पर, सुंदर सा दुनिया के हर बाजार में कंप्लीट हो जाता है, और कलर भी बहुत सुंदर आ जाता है। तो ऐसे तकनीक से हम लोग अब आम को उगा करके दुनिया के बाजारों तक पहुंचा रहे हैं। आपने अपने घर में माता पिता का मंदिर बनाया। ओह, ये विचार कहाँ से आया? ये विचार हर बेटे के भीतर होने चाहिए, और हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही अपने माँ बाप का सम्मान करता हूँ। भारतीय संस्कार संस्कृति में हर बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात सही है कि अगर गाइडेंस मानो तो माँ बाप के जिंदा भी माँ बाप से गाइडेंस मिल सकती है। और अगर प्रतीक के स्वरूप कहीं माँ बाप को स्थापित करके चाहो, आपका मन हो, भाव हो आपके भीतर, तो भी पत्थर के रूप में भी माँ बाप होंगे तो भी गाइडेंस देते हैं। अगर आप माने तो कर्ण ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके शिक्षा ली, और अर्जुन के समान वो बन गए, धनुर्धर बन गए। हाँ। तो हम जब माँ बाप हमारे जीवित थे तब उनसे प्रेरणा लेते थे। हमने मंदिर बना दिया तो हमको जब भी आवश्यकता अपने आत्मबल की, अपने मार्गदर्शन की होती है, तो मैं अपने आज भी मंदिर पे जा करके माँ बाप से प्रेरणा लेता हूँ, और आज भी हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए ईश्वर की कृपा से मेरा सही दिशा में हमेशा आप हमारा परिवार एक साथ मिलकर के चल रहा है। उनकी कृपा आज भी है। नहीं, आपकी जॉइंट फैमिली, आप सारे भाई उसी मंदिर में बैठ के बड़े फैसले लेते हैं, ये मेरी जानकारी में है। और परिवार के बच्चे, चाहे वो आपके बच्चे हों या भाइयों के बच्चे हों, बहन के, आपको प्यारे पापा क्यों कहते हैं? क्या ऐसे स्पेशलिटी आप में है? नहीं, मेरे अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। कुछ तो भी होगा ना, बच्चों में तो एक अलग भाव होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जो भी प्रेम देगा, बालपन में लोग उसको भगवान स्वरूप मानते हैं, अबोध मानते हैं, बिना किसी भेदभाव के मानते हैं। अच्छा प्रेम करोगे तो हर बच्चे आपको सम्मान देते हैं। ऐसा किसी के बच्चे ऐसा नहीं है कि जो ना दे। हाँ, ये बात जरूर है कि परिवार के दूसरे भाइयों में हमारे प्रति विश्वास ज़्यादा है। सब भाई हमारे पर विश्वास करते हैं। सब बच्चों को दिशा देने का काम मैं स्वयं करता हूँ। उनको पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह आदि की सब जिम्मेदारी मेरी होती है, और ऐसा मैं करता हूँ। सहर्ष हमारे घर में
या भाव है कि अगर हमारी बेटी की शादी होगी तो मुझे 100 रुपये नहीं खर्च करने हैं, दूसरे 4 भाई खर्च करेंगे। दूसरे में से किसी एक भाई की बेटी की शादी होगी तो अगले 4 भाई खर्च करेंगे, लेकिन वो भाई को 1 पैसे नहीं खर्च करना जिसकी बेटी होगी। तो परिवार चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक छोटे छोटे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे माँ बाप का मंदिर बनाया तो 5 भाइयों को कभी कोई संकट आता है तो हम 5 भाई बैठ जाते हैं जाकर के माँ बाप के मंदिर में, हमको मार्ग मिल जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं कि जो ज्वाइंट परिवार चलाने के लिए आवश्यक हैं। बहुत त्याग आवश्यक होगा, बहुत कुर्बानियाँ आवश्यक होंगी, बहुत चीज़ों को, बहुत इच्छाओं को मार देना पड़ता है परिवार चलाने के लिए कि सबका सम्मान हो। तो ऐसी चीज़ें हैं। परिवार भगवान की कृपा से हमारा जॉइंट परिवार अच्छा चल रहा है, बस इतना ही है। ये इंस्पिरेशन भी है। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, आप खाली वक्त में क्या करते हैं? कोई खाली वक्त है नहीं, कुछ तो होगा, मी टाइम वाला, कुछ भी नहीं, क्वालिटी टाइम। कोई क्वालिटी टाइम नहीं। संडे मिलता है मुझे तो वो पब्लिक डे हो जाता है। संडे को और ज़्यादा सुबह से शाम तक घूरा खूंटा इसे लेकर के, मैं राहुल गांधी की तरह बड़ा नेता तो हूँ नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे खूंटा भी देखना पड़ता है, घूरा भी देखना पड़ता है, छप्पर भी देखना पड़ता है, लौकी भी देखना पड़ता है, तरोई भी देखना पड़ता है। जिस लेवल का आदमी उस तरह के काम संडे को मुझे करते रहते पड़ते हैं। और मैं इसीलिए रायबरेली छोड़ता नहीं हूँ। मैं रायबरेली में उठता हूँ तो 10, 20, 50 लोग हमारे पैर छूने वाले होते हैं, 10, 20, 50 के मैं पैर छूता हूँ। तो यही मेरा सामाजिक जीवन है। मैं छोटा सा कार्य करता हूँ और भगवान ने 60 साल के आसपास की उम्र हमको दे दी है। 10-5 साल और सेवा का है, गुजार लेंगे ऐसे ही हंसते खेलते हुए। नहीं, अभी बहुत है सर, आप और बहुत, हम तो चाहेंगे आप अच्छा स्वस्थ रहें। फिल्मों के शौकीन हैं? ना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई मूवी नहीं देखी? हाँ, सबसे पहले एक मूवी जो स्कूल परीक्षा देने हमारे साथ गए थे, कक्षा 12 में मैंने मूवी देखी थी। तो वो एक टेंट का पिक्चर हॉल बना था। उस टेंट के पिक्चर हॉल में एक विधाता पिक्चर, मैंने अपनी इंटर की परीक्षा दी। सेंटर हमारा बोर्ड बछरावा गया था। वहाँ बोर्ड की परीक्षा देने के बाद निकलने लगे तो सब बच्चों ने कहा कि चलो पिक्चर देख लेते हैं। तो विधाता पिक्चर लगी उस थी, और मेरे पास पैसे तो थे नहीं, किसी बच्चों ने अपना किया होगा तो उन्होंने हमको साथ बैठा दिया गया, जो 1.5, 2 रुपये 3 रुपये पड़ते रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं क्या टिकट मिला होगा। तो वो पिक्चर देखी थी, मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं। उसके बाद राजनीति में आया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो अभिषेक बच्चन की कोई पिक्चर आई, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा कि भाई चलो सबको पिक्चर देखना, अभिषेक बच्चन की पहली पिक्चर आ रही है। अच्छा, रिफ्यूजी आई थी। अच्छा, रिफ्यूजी, हाँ, मुझे याद नहीं था। तो वो पिक्चर मैं हाल में देखा हूँ। उसके बाद से मुझे नहीं लगता मैं कोई पिक्चर देखने गया हूँ। आपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, तो कोई मेमोरी है उनके साथ बहुत अच्छी? बहुत, कोई जो आप शेयर करें? बहुत, अब शेयर ना कराइए, बस यही है कि बहुत मेमोरी है। अगर बीजेपी में नहीं होते तो शेयर करते? ये भी नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, आप, हाँ ठीक है, नहीं उसका सम्मान है। रैपिड फायर तैयार हैं आप? ओके, तो बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? दोनों बेहतर 2 दिशाओं में हैं। एक मास बेस्ड लीडर है और एक संगठन बेस्ड लीडर है। मास बेस्ड लीडर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और सांगठनिक क्षमता का अपार शक्ति हमारे देश के गृह मंत्री जी में है। राहुल गांधी बेहतर हैं या नरेंद्र मोदी? पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी को बेहतर माना है, इसमें हमारी क्या जरूरत है ये कहने की कौन बेहतर है। पूरा देश आज नहीं, दुनिया मोदी जी को बेहतर मानती है। तो ट्रांसपेरेंट सवाल है। फिर भी मैं अब देखिए, रैपिड फायर में तो मोदी है ना, यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी मैं छूट नहीं देने वाली हूँ। मोदी जी। योगी आदित्यनाथ बेहतर है या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ। इन रीजन भी बताइए मुझे। जो उन्होंने नेतृत्व दिया है, जो मान लीजिए हमारा जो लाइन ऑर्डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा लाइन ऑर्डर किसी, और ऐसे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी किसी में नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी कर जाएंगे लेकिन लाइन ऑर्डर खराब नहीं होने देंगे, ये जिद हमारे योगी जी की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है। तो 27 का इलेक्शन उनके नेतृत्व में होगा? ये नेता का काम है। अच्छा, और ये जो एक एलिगेशन लगता है कि अफसरशाही बहुत बेलगाम है, विधायक अपने काम नहीं करा रहे हैं, अफसर सुनते नहीं हैं,
इस पर आपका क्या टेक है? जो भी सरकार चलाएगा उसके सामने ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसे आरोप भी लगेंगे, ऐसी अपेक्षाएं लोगों को होंगी। ये उस वही जनित रोग है जो हर सरकारों में होता है, कोई नई बात नहीं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितने नंबर? 10। 10 में से 10। मुझे लगा शायद आप 100 ना दे दें। अच्छा, राहुल गांधी बेहतर हैं लीडर या प्रियंका गांधी? मेरे लिए लीडर दोनों बेहतर नहीं है। दोनों ही नहीं है, कोई एक फिर भी कंपेयर करोगे तो राहुल गांधी बेहतर है। राहुल गांधी बेहतर है। अच्छा, इंडियन पॉलिटिक्स का यानी भारतीय राजनीति का सबसे बुरा पॉलिटिशियन कौन है आपकी नजर में? ये सवाल बड़ा कठिन है, मैं इसका जवाब तो अच्छा नहीं समझता, क्योंकि बुराई सकारात्मक नहीं होती है, वो नकारात्मक सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम कम ज़्यादा योग्यता, कम ज़्यादा क्षमता तो हो सकती है, समाज सेवा के क्षेत्र में जो आता है कुछ ना कुछ अच्छा तो करता ही है, तो हम सबसे बुरा कैसे किसी को कह सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, हर कोई छोटा बड़ा, और जो करेगा उससे गलतियां होंगी, तो इसलिए हो सकता है छोटी मोटी गलती छूटती हो लोगों से, लेकिन बुरा कहना तो ठीक नहीं। चलिए, ये मुझे बहुत अच्छा जवाब लगा आपका, सीरियसली, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी और पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी। कोई ऐसा नेता जिसे आपको लगता हो कि ये अनफिट है, इसको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए था? राहुल गांधी। एंड रीजंस? राहुल गांधी सीरियस नहीं है, अपने दायित्वों के प्रति सीरियस नहीं होते हैं, अपने दायित्वों का बोध उनको नहीं, जैसे ऐसे लगता है इतने बार के सांसद रह चुके हैं और पार्लियामेंट में अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करते हैं, संसदीय क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाते, संसदीय क्षेत्र की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने में उनको शर्म लगती है। तो जिसको अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने में शर्म लगती हो और वो छोटी दिखती हो उनको, तो ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। क्या प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। सीरियसली? एक दो रीजंस अगर आप देना चाहें। संस्कार विहीन। एक शब्द में। और संस्कारों की डेफिनेशन दिनेश प्रताप सिंह के लिए क्या है? सब कोई जानता, भारतीय संस्कार संस्कृति में किसे संस्कार कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना है, उन सबको पता है। और राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट या पीएम मटेरियल? नो। गांधी नेहरू खानदान की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका देश की राजनीति में प्रधानमंत्री तक पहुंचना असंभव है। वरुण गांधी भी नहीं? जो मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा, जो योग्यता रखेगा, जो जनता का विश्वास इसलिए जीतेगा कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ कोई आदमी देश की सेवा करेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो तुष्टीकरण करेगा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पे चलेगा, उसको भारतवासी अब स्वीकार करने वाले नहीं है। अखिलेश यादव रिपीट करेंगे? ना। रीजन? पीडीए, डिवाइड एंड रूल। बट पीडीए की कार्ड के लिए बीजेपी विमेन रिजर्वेशन को अप्लाई करने वाली है 2027। कोई जरूरत नहीं हमको, हम पीडीए की कार्ड ही नहीं करना चाहते। हम क्यों करेंगे? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे पीडीए की बात करेंगे? हम पीडीए की कार्ड की हमको क्या आवश्यकता है? क्या सबका साथ सबका विकास इतना छोटा है कि हमको पीडीए की कार्ड को खोजना पड़ेगा? पॉलिटिकल टेबल पर तो होता है सर, जब रणनीति बनती है तब तो होता है ना, क्योंकि नुकसान हुआ है 37 सीटों का, है ना, जनरल इलेक्शन में। मायावती या बीएसपी वापस आपको लगता है कि एक कंपटीशन वाले मोड में आएंगी, वापस रिकवर करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं से बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कोई Revive, थोड़ा बहुत, political revive? पॉलिटिकल रिवाइव हो सकता है, थोड़ा बहुत, मतलब वो चैलेंजिंग नहीं होगा? ना, किसी के लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। तो यूपी इलेक्शन आमने सामने, बीजेपी और अलायंस जो है, इंडिया अलायंस। हाँ, बीजेपी एंड इंडिया अलायंस। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छे से काम करे, किसानों की आवाज़ को सुना जाए, यूपी जो है वो डेवलप हो, और आप हमेशा स्वस्थ रहें और हम इसी तरह के सवाल जवाब करते रहें और आप हर तरह के सवालों का सामना करें। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा